पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच या तिलचट्टा। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना एक कॉकरोच है। संपूर्ण जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की सबसे अधिक संख्या होती है और आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्ट है कि सबसे अधिक जातियां पाई जाती है। अभी तक इसकी 11,34,000 जातियां ज्ञात है। ये वायु में श्वसन करने उड़ने वाले आर्थ्रोपोड प्राणी है, जिनमें 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंखों की उपस्थिति के कारण आर्थ्रोपोडा में ये जंतु अपनी अलग ही विशिष्ट पहचान रखते हैं। कीटों के अत्यंत जाने पहचाने उदाहरण में कॉकरोच, तिलचट्टे, टिड्डे या ग्रासहॉपर, घरेलू मक्खियाँ हाउस फ्लाई, मधुमक्खियाँ हनी बी, रेशम कीट सिल्कवॉर्म आदि आते हैं। कॉकरोचों को आर्थ्रोपोडेरा ऑर्डर में रखा गया है। उद्योग, होटल, रसोईघर, गोदाम में कॉकरोच मुख्यतः नाशक जीव या पेस्ट की भांति व्यवहार करते हैं। कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश भाषा से हुई है, कुकारेचा से हुई है। भारत में मिलने वाले कॉकरोच की 4 जातियां पाई जाती है। जर्मन कॉकरोच बलाटा जर्मेनिका, ओरिएंटल कॉकरोच बलाटा ओरिएंटलिस, अमेरिकन कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना और ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई। क्लासिफिकेशन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, डिवीजन एक्सोटेरिगोटा, ऑर्डर आर्थ्रोपोडेरा, जीनस पेरिप्लेनेटा और स्पीशीज अमेरिकाना। प्रारंभ में लिनियस ने 1758 में इसे ब्लेटा अमेरिकाना नाम दिया। डी गियन ने 1773 में इसे बलाटा के किरेलॉक कहा। इसका जीनस नाम पेरिप्लेनेटा 1838 में बुरमेस्टर ने दिया। यह उत्पत्ति ग्रह कटिबंधीय अफ्रीका समझा जाता है, न कि अमेरिका। वर्तमान में विश्व के समस्त भागों में ये जीव पाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में मिलता है। स्वभाव और आवास। कॉकरोच या तिलचट्टे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जो प्राय गर्म और नम होते हैं, जहाँ उनके खाने के लिए भोजन की अधिकता होती है। गर्मी के महीनों में घरों से बाहर सामान्यतः नालियों, मैनहोल, कचरे, लकड़ी के ढेरों में, रसोईघर, शौचालय, होटलों, जलपान गृहों, गोदामों, भंडार कक्षों, जलयानों के बोर्ड इत्यादि में कॉकरोच एक पेस्ट की भांति पाया जाता है। ओरिएंटल तिलचट्टा अपेक्षाकृत कुछ ठंडे स्थानों में रहना अधिक पसंद करता है। यह स्नानगारों, सिंक, हाथ धोने की वाश बेसिन के पीछे छिपा रहता है। तिलचट्टा रात्रिचर प्राणी है। दिन के समय में यह निष्क्रिय रहता है, छिपा रहता है। इनका सकरा और चपटा शरीर सकरी दीवारों में घुसने के लिए अनुकूलित होता है। रात्रि में अधिक क्रियाशील होता है। भोजन की खोज में शीघ्रता से इधर उधर दौड़ते रहते हैं। ये तेजी से दौड़कर चलने वाले अर्थात कर्सोरियल प्राणी हैं। बहुत कम सीमित उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। इनका अनुकूलतम डायफ्राम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 70 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं। सर्वाहारी है, सभी प्रकार की चीज़ों को ये खा जाते हैं। स्कैवेंजरस प्रकृति के हैं। किसी भी प्राणी, वनस्पति पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, चमड़ा, कागज, कपड़ा इत्यादि सभी को खा जाते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, जिसमें आकार, परिमाण एवं रंग, शेप, साइज एंड कलर, सकरा, लंबा, द्विपार्श्व समेत,
डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है बॉडी। वयस्क तिलचट्टा 28 से 44 सेंटीमीटर लंबा और 8 से 10 मिलीमीटर चौड़ा होता है। रंग चमकीला रक्ता भूरा होता है। प्रोथोरैक्स के प्रोनोटम के टर्गम के तट के चारों ओर गहरे पीले रंग का क्षेत्र देखा जा सकता है जिस पर 2 काले धब्बे होते हैं। शरीर पर बाहर की ओर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो क्यूटिकल का बना होता है। यह निर्जीव भूरे रंग का जोरदार कठोर और काइटिनी आवरण का एक्सोस्केलेटन होता है। कंकाल प्लेटों या कंटकों स्क्लेराइड्स के रूप में होता है। शरीर की बाहरी परत क्यूटिकल कहलाती है और अंदर की परत हाइपोडर्मिस से इसका स्त्रावण होता है। शरीर के भाग को देखें तो तिलचट्टे का जिस प्रकार इंसेक्टा के जंतुओं का शरीर होता है उसी तरह से 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर को हेड, वक्ष को थोरैक्स, उदर को एब्डोमेन कहा जाता है। सिर की बात करें तो शरीर का सबसे अगला भाग सिर होता है, छोटा होता है, त्रिभुजाकार होता है, पियर शेप्ड हो सकता है, लंबे अक्ष के साथ समकोण बनाता है, लंबवत होता है, प्रस्थल से बहुत कम दिखाई देता है और 6 भ्रूणीय खंडों से इसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। ये कॉकरोच का आगे वाला सिर है जहाँ केवल नेत्र दिखा रखे हैं। इससे आगे 2 एंटेन निकले हैं। इन डायग्राम्स को पहले देख लेते हैं फिर आगे का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तिलचट्टे का पूरा शरीर है, ये हेड है, थोरैक्स है और पीछे वाला पोर्शन जो है एब्डोमेन है। एक हेड पर लगे हुए इधर 4 विंग्स है जिन्हें टैगमन कहा जाता है और ये हिंड विंग्स है, पीछे वाले विंग्स। आगे की ओर इसमें शरीर से निकले हुए एक जोड़ी एंटेना होते हैं। सिर पर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। फिर इसका थोरैक्स वाला पोर्शन, ये थोरैक्स वाला पोर्शन है जो पर्सन ऑफ प्रोनोटम कहलाता है या प्रोथोरैक्स कहलाता है। प्रोथोरैक्स के बाद में लगी हुई फर्स्ट 4 लेग कहलाती है ये। इसके पीछे वाला पोर्शन मेसोथोरैक्स और इसके नीचे वाला जो है मेटाथोरैक्स कहलाता है। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से लगी हुई पहली 4 लेग, मेसोथोरैक्स से लगी हुई दूसरी मिडिल लेग और पीछे वाले थोरैक्स से लगी हुई हाइंड लेग तीसरी वाली कहलाती है। थोरैक्स से पीछे वाला पोर्शन एब्डोमेन कहलाता है। एब्डोमेन में खंडों की संख्या दिखा रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंडों से इसका एब्डोमेन मिलकर के बना होता है। ये वाला पोर्शन के हैंडलिंग है और विंग्स की रेस्पॉन्स दिखाई देती है। पीछे वाले अंतिम 10वें खंड पर एक जोड़ी एनल ससाई नर और मादा दोनों में पाई जाती है। कि ये वाला डायग्राम मेल का और ये फीमेल का है तो मेल में एक जोड़ी एनल स्टाइलेट्स होती है जो 9वें खंड से निकली हुई होती है प्रतीत। ये इसका डोर्सल व्यू, इस साइड वाला वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू इसने फीमेल का दिखा रखा है जिसमें वास्तव में एब्डोमेन में 7 खंड ही दिखाई देते हैं, बाकी खंड एक दूसरे के नीचे दब जाते हैं। सिर जो है ग्रीवा के माध्यम से थोरैक्स से जुड़ा हुआ होता है। ग्रीवा छोटी छोटी 4 काइटिनी प्लेटों की बनी होती है जिसमें से 2 पृष्ठीय और 2 वेंट्रल होती है। ग्रीवा की पेशियों के कारण सिर को सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ये इसका कॉकरोच का सिर है और सिर का एक्सोस्केलेटन यदि हम देखें तो सिर पर बाई कंकाल की रचना में कई प्लेटें भाग लेती है और इसका सिर का जिस कंकाल से मिलकर के बना होता है उसको हेड कैप्सूल कहा जाता है। यह परस्पर प्लेटों के मिलने से होता है। प्लेटें जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर इसकी सुचर्स पाई जाती है। सिर के ऊपरी भाग में 2 एपिक्रेनियल प्लेट्स होती है। ये 2 एपिक्रेनियल प्लेट्स है। वर्टेक्स या एपिक्रेनियल प्लेट्स को कहा जाता है जो उल्टे वाई की भांति यहाँ दिखाई पड़ती है। वाई की तरह इसमें C1 स्थित है। इसको एपिक्रेनियल सुचर्स कहा जाता है। जहाँ ऊपर वाली प्लेट खत्म हो जाती है उसके नीचे इसका फ्रॉन्स चालू होता है। ये एपिक्रेनियल प्लेट, उसके नीचे वाला फ्रॉन्स, फिर उसके नीचे इसका क्लाइपियस है और क्लाइपियस के नीचे लेब्रम है। ये फ्रंट पोर्शन में इसके सामने से दिखाई देने वाली संरचना है।
इस प्रकार है। सिर के दोनों जो पार्श्व नेत्र हैं वो इसके ऊपर लगे होते हैं। एक जोड़ी कंपाउंड आइज होते हैं, दोनों पार्श्व सिर पर स्थित है, और इस नेत्रों के नीचे की ओर स्थित जो संरचना होती है वो लेटरल पोजीशन में जीना कहलाती है। सिर के उपांग यदि अपेंडिजेस देखें तो सिर में कई संधित उपांग पाए जाते हैं। सिर के दोनों पृष्ठपार्श्व तलों पर एक जोड़ी रेनिफॉर्म या शेपणी रूप में काले संयुक्त नेत्र होते हैं जो कंपाउंड आई कहते हैं। एक लंबी पतली और सखंड इसके अलावा एंटेना पाई जाती है। यह एंटेना है, और एंटेना का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है भाई? इसका बेस वाला पोर्शन स्केप कहलाता है, उसके बाद पेडिसल है, उसके बाद फ्लैजेलम के सारे खंड लगे हुए होते हैं एंटेना के। जहाँ से एंटेना लगा हुआ होता है उसके दोनों एंटेनों के बीच में 2 फेनिस्ट्रा पाए जाते हैं। तो यही बात बता रखा है, सिर के उपांग के रूप में लगी हुई एंटेना होती है। गोलाकार सुविधा क्षेत्र या रंध्र फेनिस्ट्रा पाया जाता है जो सिंपल आई या ऑसिलस का निरूपण करता है। सिर के निचले सिरे पर एक प्री ओरल कैविटी होती है, और प्री ओरल कैविटी ये वाला पोर्शन का सिर है, और सिर के नीचे यहाँ पर प्री ओरल कैविटी है। ये ऊपरी होठ लेब्रम के द्वारा, नीचे वाला होठ लेबियम कहलाता है। लेब्रम, लेबियल, मैंडिबस, मैक्सिली और हाइपोफेरिंक्स से मिलकर के इसके माउथ पार्ट्स का निर्माण होता है। मुखांग इसके सिर में नीचे की ओर स्थित होते हैं। ऐसा माउथ हाइपोगनेथस प्रकार का माउथ कहलाता है। सिर के बाद में वक्स आ जाता है। वक्स में 3 खंड पाए जाते हैं जो प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के नाम से विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड के बाह्य कंकाल की रचना पृष्ठतल के टर्गम, अर्धतल का स्टर्नम और अग्रवक्ष का पृष्ठक सबसे जो बड़ा होता है प्रोनोटम कहलाता है। यह आगे की ओर बढ़कर ग्रीवा और सिर दोनों को ढके रखता है। प्रत्येक वक्षीय खंड के अधरतल से 9 जोड़ वाली एक चलन टांग निकलती है। एक प्रोथोरक्स से, एक मेसोथोरक्स से, एक मेटाथोरक्स से 3 जोड़ी टांगे इसमें पाई जाती है। बल्लाटा ओरिएंटलिस की फीमेल जो होती है उसमें पंख नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पेरिप्लेटा अमेरिकाना के मेसोथोरक्स और मेटाथोरक्स के बीच के पृष्ठतल से 2 जोड़ी पंख निकले हुए होते हैं। वक्ष के पार्श्ववक प्लूरा जो होती है वहाँ से 2 जोड़ी स्पाइरेकल बार की ओर खुले होते हैं। इसके बाद यदि हम उदर की बात करें, उदर या एब्डोमेन शरीर का पिछला भाग कहलाता है। ये वक्ष की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है, पृष्ठतल से चपटा होता है। वयस्क प्राणी में उदर 10 खंडों का बना होता है। भ्रूणावस्था में इसमें 11 खंड होते हैं। ये खंड बाहर से सब खंड दिखाई नहीं देते हैं। मेल में देखें तो 10 खंड दिखाई देते हैं, लेकिन 7वें खंड के नीचे 8वां और 9वां खंड दबा हुआ दिखाई देता है। मेल की पहचान के रूप में यदि हम देखें तो इसके 10वें खंड से एनल सरसाई निकले हुए होते हैं, और 9वें खंड से निकले हुए एनल स्टाइलेट्स एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। एनल स्टाइलेट्स की उपस्थिति के आधार पर नर की पहचान की जा सकती है। एनल स्टाइलेट्स जो है केवल नर में पाए जाते हैं। फीमेल में देखें तो 10वें खंड से केवल एनल सरसाई निकले हुए दिखाई देते हैं। ऊपर मेल का डायग्राम जिसमें 10वें खंड दिख रहे हैं, नीचे वाला फीमेल का डायग्राम है। पार्श्व स्थिति से देखने पर मेल में 6ठे और 7वें और 8वें खंडों का जो पार्श्व स्थिति है वहाँ पर एक स्पाइरिकल दिखाई देता है। नर में एनल सरसाई 10वें खंड से निकला हुआ होता है। नर में एनल स्टाइलेट्स 9वें स्टर्नम से निकला हुआ है। इधर फीमेल में यदि हम देखें तो 10वें खंड से केवल एनल सरसाई निकला हुआ होता है, एनल स्टाइलेट्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसके 6ठे और 7वें खंड के जोड़ पर और 7वें खंड के पीछे वाले स्थिति पर एक जोड़ी स्पाइरेकल देखा जा सकता है। इसके पीछे की जो संरचना है वो 7वें खंड के बाद वाली संरचना है,
वाल्व मिलकर के ओविपोजिटर का निर्माण करती है। इसलिए वेंट्रल स्थिति से देखें तो नर में 9 खंड दिखाई देते हैं और मादा में 7 ही खंड दिखाई देते हैं। बाकी जो संरचना होती है 7 से 10वें खंड इसका ओविपोजिटर का निर्माण करता है फीमेल्स में, जबकि नर में 9वां और 10वें खंड तक ये स्पष्ट दिखाई दे सकता है। इस प्रकार नर और मादा में द्विरूपता पाई जाती है, जिसको हमने देख लिया। अब बात आती है एक्सोस्केलेटन की। उदर का जो प्रत्येक खंड होता है उस पर पाई जाने वाला स्केलेटन, डोर्सल में पाए जाने वाला स्केलेटन टर्गम कहलाता है, वेंट्रल में स्टर्नम कहलाता है और लेटरल में प्लूरल कहलाता है। दोनों पार्श्वों में जो कोमल क्यूटिकल द्वारा जुड़े होते हैं, कोमल क्यूटिकल के माध्यम से टर्नम और स्टर्नम आपस में जुड़े हुए हैं। 7वें खंड का पृष्ठक जो होता है वो 8वें और 9वें खंड को पृष्ठकों को ढक देता है। 10वें खंड का पृष्ठक जो है स्वतंत्र रूप से पीछे की ओर बढ़कर एक गहरी खांसदार प्लेट का निर्माण करता है। 10वें पृष्ठक के नीचे 4 पॉडिकल प्लेट्स पाई जाती है जिस पर गुदा स्थित होता है। पृष्ठ भाग की इस प्लेट को एपीप्रोक्ट कहते हैं, वेंट्रल भाग को हाइपोप्रोक्ट कहते हैं और लेटरल को पैराप्रोक्ट कहते हैं। तो गुदा पर 4 पॉडिकल प्लेट्स पाई जाती है। ये पट्टिकाएं 11वें भ्रूणिक खंड के अवशेषों का निरूपण करती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एब्डोमल अपेंडेजेस और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नर और मादा दोनों का उदर 10 खंडों से मिला होता है, किंतु 10वें खंड से एक जोड़ी फिलामेंट के रूप में एनल सरसाई दोनों में निकली हुई होती है। ये पश्च सिरे पर दाएं बाएं दोनों पार्श्वों में एक ही होते हैं। ये भी 11वें भ्रूणिक खंड का निरूपण करते हैं। प्रत्येक जो एनल सरसाई है वो 15 छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है। नर और मादा के पश्च भाग पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नर प्राणी में 9वें खंड का अधरक में एक जोड़ी छोटे छोटे असंदित एनल स्टाइलेट्स पाई जाती है। एनल स्टाइलेट्स का पाया जाना नर कॉकरोच का लक्षण है और नर और मादा में लैंगिक विविधता उत्पन्न करने वाली संरचना भी एनल स्टाइलेट्स है। मादा में इसका अभाव होता है। नर जेनिटल अपर्चर 9वें और 10वें जो अधरक है वेंट्रल्स जिन्हें हम स्टर्नम कहेंगे उस पर स्थित होता है और वो गोइनोपोफाइसिस नामक जटिल प्रवर्धों के द्वारा घिरा होता है। मादा प्राणी का उदर नर की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। मादा जनिक छिद्र 8वें अधरक 8वां वेंट्रल स्टर्नम पर स्थित होता है तथा ये युग्मन प्रवर्धों से घिरा होता है जो मिलकर के ओविपोजिटर का निर्माण करते हैं, जैसा हमने चित्र में देखा था। मादा का 7वां अधरक एक बोर्ड शेप संरचना बनाता है, जेनेटल प्लाउज बनाता है जो पीछे की ओर चीरकर 2 गाइनोवेल्वुलर प्लेट्स बनाता है और इसी से एक अंड का कोकून निकलता हुआ भी देखा जा सकता है। अब तिलचट्टे के सारे उपांगों को यदि हम देख लें तो अपेंडेजेस ऑफ द कॉकरोच की बात करें तो सबसे पहले माउथ के अपेंडेजेस आएंगे। माउथ से पहले सिर भाग का एंटेनी, फिर माउथ पार्ट्स, टांगें, विंग्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया तिलचट्टे में पाए जाने वाले मुख्य उपांग हैं। सबसे पहले एंटेना, माउथ पार्ट्स, लेग्स, विंग्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंटेनीज की बात करें तो एंटेने की संख्या 1 जोड़ी होती है। ये पतली, दुबली, कसाव की तरह से होती है, संधित होती है, चलायमान होती है, जो सिर पर पाए जाते हैं। भ्रूणिक रूप से ये प्री ओरल होते हैं, मुख से आगे की ओर स्थित होते हैं। क्रस्टेशिया का प्रॉन में जिस प्रकार के एंटेन्यूज पाए जाते हैं उसके समजात होती है। नर तिलचट्टे की श्रृंगा मादा की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। प्रत्येक संयुक्त नेत्र के अंदर की ओर ये एक सॉकेट का निर्माण करती है और उससे श्रृंगिका या एंटेना निकला होता है जिस पर एक पतली स्वतंत्रतापूर्वक जुड़ी हुई मेम्ब्रेन होती है। ये सॉकेट ये एंटेनल स्क्लेराइड्स के द्वारा घिरा होता है। प्रत्येक श्रृंगिका की रचना में एक नीचे की ओर स्केप होता है।
स्केप से जुड़ा हुआ पेडिसल होता है और पेडिसल से आगे निकला हुआ संधित फ्लैजेलम पाया जाता है। श्रृंगिकाओं पर स्पर्श और घ्राण ग्रही होते हैं, इसलिए स्पर्श और ये गंध का ज्ञान कराने का कार्य करते हैं। माउथ पार्ट्स को यदि हम बात करें तो इसके सिर पर मुखांग लगे होते हैं। मुखांग मुख के चारों ओर पाए जाने वाले अंग है। इसमें ऊपरी ओष्ठ लेब्रम कहलाता है, नीचे वाला ओष्ठ लेबियम कहलाता है। इसके अलावा मैंडिबल्स मैक्सिली लगे होते हैं और अंदर जीवा का काम करने के लिए इसमें हाइपोफैरिंक्स पाई जाती है। कॉकरोच सर्वाहारी ओमनीवोरस स्वभाव के कारण इसके मुखांगों में अधिक विशेषता नहीं पाई जाती, लेकिन इसके जो मुखांग है वो बाइटिंग और चविंग प्रकार के होते हैं। ये मैंडिबुलेट प्रकार के हैं क्योंकि इसमें मैंडिबल्स के माध्यम से यह वस्तुओं को कुतरता है। मुखांग के अंगों को यदि हम देखें तो ये मैंडिबल है हमारे पास, मैंडिबल लेब्रम, जीभ हाइपोफैरिंक्स, फिर मैक्सिला और लेबियम। सबसे पहले हम बात करते हैं लेब्रम की। ये वाला भाग इसका लेब्रम है, जिसका फ्रंट वाला पोर्शन क्लाइपियस कहलाता है। क्लाइपियस पे उबार के रूप में ट्रोमा निकला हुआ है, इस पर सीटी लगे होते हैं और आगे वाला पोर्शन लेब्रम कहलाता है। यह ऊपर की संरचना का निर्माण करते हैं। तो लेब्रम ऊपरी ओष्ठ सिर के जो तीसरा खंड होता है उससे बना होता है। आयताकार चौड़ी चलायमान प्लेट है, क्लाइपियस के नीचे स्थित होती है। मुख गुहिका का अगला तट बनाती है। क्लाइपियस के जोड़ पर इसमें एक छोटा सा कंटक ट्रोमा निकला होता है। इसके अंदर जो है ब्रिस्टल्स की पंक्ति पाई जाती है। ये ब्रिस्टल्स या सूग जो होते हैं गैस्ट्रेटरी होते हैं, स्वाद संवेदी होते हैं और यह लेब्रम के मैंडिबल्स के दांतेदार भागों को ढक के रखता है। दूसरा अपेंडेज के रूप में इसमें मैंडिबल्स है। ये मैंडिबल जिसमें एबडक्टर और एडक्टर मसल्स पाई जाती है। इसका प्रारंभिक भाग जो है वो प्रोस्थीका कहलाता है। इसके बाद वाला भाग में दो उबार पाए जाते हैं, जिसमें मोलर एरिया में 2 डेंटिकल होते हैं। नीचे वाला इसेंजर एरिया उसमें 3 डेंटिकल होते हैं। इसकी डिटेल को यदि हम देखें तो मैंडिबल्स जो होते हैं सिर के चौथे खंड का निरूपण करते हैं। त्रिभुजाकार संरचना होती है। स्केलेरोटाइज्ड होती है, कंटकित होती है। अपनी अपनी पोलेट के कपूल या जीनी से कॉन्डाइल द्वारा जुड़े हुए होते हैं और प्रत्येक जीवुर के अंदर की तट की संरचना पर डेंटिकल्स या सीरेट्स होते हैं, दांते पाए जाते हैं अंदर की संरचना पर। ये 2 प्रोसेस के द्वारा बने होते हैं। इसेंजर प्रोसेस पर 3 डेंटिकल पाए जाते हैं और मोलर प्रोसेस पर 2 डेंटिकल पाए जाते हैं। मोलर वाला जो प्रोसेस है वो इसके अलावा क्यूटिकल बनी होती है। मोलर प्रोसेस जो होती है वो उसके ऊपर कोमल भाग स्थित होता है जो प्रोस्थीका कहलाता है। इस पर सेंसरी रोम पाए जाते हैं। चिबुक जो होते हैं वो जबड़े की भांति कार्य करती है। दोनों संरचनाओं में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जबकि मोलर क्षेत्र जो होता है ना वो भोजन को पीसने का कार्य करता है और इसेंजर प्रोसेस इंटरलॉकिंग के माध्यम से भोजन को काटने का काम करता है। चिबुक में एबडक्टर और एडक्टर मसल्स पाई जाती है जो इसके माध्यम से इस मैंडिबल को दाईं और बाईं ओर गति कराई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है मैक्सिली। ये डायग्राम मैक्सिली का है। तो सिर का 5वें खंड का निरूपण करने वाली संरचना को मैक्सिली कहा जाता है। मैक्सिली की संख्या 1 जोड़ी होती है। चिबुकों के नीचे के मैंडिबल्स के नीचे की ओर स्थित होती है। मैंडिबल्स के नीचे की दोनों और दाईं बाईं और एक मैक्सिली पाई जाती है। मैक्सिली को हम बाइरेमस कहते हैं क्योंकि इसमें एक एक्सोपोडा पाया जाता है और एंडोपोडाइट पाया जाता है। इसलिए एक्सोपोडाइट जो होता है वो मैक्सिलरी पैल बनाता है और अंदर वाला जो संरचना होती है लेसिनिया और गैलिया एंडोपोडाइट का निर्माण करते हैं। यदि हम बात करें कि तो सबसे पहले इसका उद्गम एक प्रोटोपोडाइट्स के रूप में होता है जो कि कॉर्डो होता है। कार्डो से अधिक संपूर्ण पर निकला हुआ एक स्टाइप्स पाया जाता है। स्टाइप्स से फिर 3 प्रवर्ध निकले होते हैं। सबसे अंदर की ओर निकला हुआ प्रवर्ध इसका लेसिनिया कहलाता है। लेसिनिया को यदि हम देखें तो इसके आगे की ओर तीक्ष्ण दांत पाए जाते हैं जो लेसिन्यूला कहलाते हैं। इसके बीच वाला मध्यवर्ती जो भाग होता है वो मध्यवर्ती भाग गैलिया कहलाता है। ये मध्यवर्ती भाग गैलिया कहलाता है।
जो लेसिनिया के ऊपर आच्छादन की भांति कार्य करता है, और इसके बाहर की ओर निकला हुआ प्रवर्ध ये होता है जो मैक्सिलरी पैल्प कहलाता है। मैक्सिलरी पैल्प जो होता है वो 5 खंडों से बना होता है, और इस पर लगे हुए ब्रिस्टल्स इसको संवेदी बनाते हैं। एक इस मैक्सिलरी पैल्प का जो उद्गम होता है एक बेसल प्रोसेस से होता है जिसको पैल्पी फर कहा जाता है। पैल्पी फर के माध्यम से यह कंटक से जुड़ा होता है। इस प्रकार यदि हम इसको देखें तो जम्बिकी जो होते हैं वो एक्सोपोडाइट का, और जो लेसिनिया और गेलिया है वो दोनों मिलकर के एंडोपोडाइट का निरूपण करते हैं। जम्बिका चबड़ों की भांति कार्य करते हैं, भोजन को चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों को मुख गोहिका में भेजने का कार्य करते हैं। यह अग्र टांगों और श्रृंगिकाओं की सफाई करने का कार्य भी करता है। अग्र टांगों की सफाई करने का कार्य भी मैक्सिलाई करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आ जाता है लेबियम। लेबियम जिसे हम निचला होठ कहते हैं। लेबियम को यदि हम देखें तो यहाँ एक मोटी नज़र मार लीजिए। सबसे नीचे की ओर का खंड इसका सबमेंटम, उससे पहले मेंटम, और मेंटम से आगे की ओर निकला हुआ जो पोर्शन होता है उसे प्रीमेंटम। प्रीमेंटम, मेंटम और सबमेंटम 3 भागों से मिलकर के बना होता है। प्रीमेंटम पर एक पैल्पीफर नाम का उभार पाया जाता है जिससे लगा हुआ इसका लेबियल पैल्प होता है जो 3 खंडों का बना होता है। अंदर की ओर यह संरचना 2 भागों में डिवाइड होती है। अंदर की ओर यह ग्लोसा होता है जो पैराग्लोसा के द्वारा आवृत्त होता है। इस प्रकार यह भी बाइरेमस होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो निचला ओष्ठ जो होता है शरीर के 6ठे खंड का निरूपण करता है। मुखांगों में सबसे पहला अंतिम भाग है। 2 व्रणिक उपांगों में द्वितीय जोड़ी जो है फ्यूजन से इसकी संरचना होती है। एक भाग इसमें प्रोटोपोडाइट है, और फिर 3 खंड होते हैं। सबसे नीचे वाला इसका भाग सबमेंटम, मेंटम, और उससे आगे वाला भाग प्रीमेंटम कहलाता है लेबियम में। ये आंशिक रूप से संलग्नित होते हैं। अंत्यपादांश परबर मिलकर लिग्यूला का निर्माण करती है, और जिम्बिका का जो प्रत्येक भाग है, लिग्यूला का प्रत्येक भाग अंदर की ओर ग्लोसा से और उसके बाहर की ओर पैराग्लोसा पाई जाती है। ये जो है ग्लोसा और पैराग्लोसा जो मैक्सिले में पाई जाने वाली लेसिनिया और गेलिया के समान होती है। प्रीमेंटम में दाएं और बाएं दोनों ओर एक जोड़ी लेबियल पैल्प्स पाए जाते हैं जो एक बेसिक प्रोजेक्शन पैल्पीफर से जुड़े होते हैं। लेबियल पैल्प के अंतिम खंड पर संवेदी सूंक पाए जाते हैं। हाइपोफेरिंक्स या जीभ, यह जम्बिकाओं के बीच में होती है। मुख गहिका के अंदर की ओर स्थित होती है। लेबियम के ऊपर की ओर पाई जाती है। मध्यवर्ती संरचनाएं बेलन के आकार की संरचनाएं लिग्यूला या जीवा कहा जाता है। इसके दूरस्थ स्थिति पर एक कॉम जैसी 2 प्लेटें होती है जिसे सुप्रा लिग्यूला कहते हैं, और नार नली इसके सामने वाले क्षेत्र पर आकर के खुलती है। ये स्क्लेरोटाइज एरिया या हाइपोफेरिंक्स कहलाती है। इस प्रकार कॉकरोच के जो मुखांग है कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास वॉकिंग लेग्स। कॉकरोच में 3 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती है जो थोरैक्स के तीनों खंडों से निकलती है। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में प्रत्येक थोरैक्स में एक एक जोड़ी टांगे जुड़ी होती है। स्थिति के अनुसार ये अग्र टांग, मध्य टांग और पश्च टांगे कहलाती है। सभी टांगे संरचना में समान होती है। एक रेखीय श्रेणी में से प्रत्येक टांग में 9 खंड लगे होते हैं। इन्हों को पोडोमियर्स या पाद खंड कहा जाता है। प्रत्येक टांग जो होती है अपने वक्षीय खंड के साथ एक कोक्सा के द्वारा जुड़ी होती है। इसके बाद अपेक्षाकृत छोटा खंड होता है जो ट्रोकेंडर कहलाता है। ट्रोकेंडर आगे फीमर से जुड़ता है। फीमर के आगे टिबिया लगी होती है जो टांग का सबसे लंबा भाग होती है, और टिबिया के बाद इसमें टार्सस पाए जाते हैं। छोटे छोटे 5 पोडोमियर्स होते हैं। इन्हें टार्सस के टार्सोमियर्स कहा जाता है जिन पर मैग्न रोम पाए जाते हैं, और बेस की ओर इसमें एक गुल्फ खंड सभी गुल्फ खंडों से बड़ा होता है।
एक मेटाटार्सस कहलाता है। अंतिम गुल्फखंड जो है प्रीटार्सस कहलाता है। और ये 4 खंडों में से प्रत्येक खंड के भीतरी किनारे पर एक एक छोटी छोटी गद्दी पाई जाती है जो कि प्लेट्यूली कहलाती है। अंतिम खंड जो होता है प्रीटार्सस, उस पर 2 हुक पाए जाते हैं। दोनों हुक के बीच में कोमल गद्दी होती है जो पल्विलस कहलाती है। ये रोमिल होती है, इसे एरोलियम भी कहते हैं। चिकनी सतह पर चलने के लिए ये प्लेटुली और एरोलियम उत्तरदायी होते हैं, जबकि कठोर सतह पर चलने पर ले इसके हुक उत्तरदायी होते हैं। टांग की संरचना ये हम देख सकते हैं। सबसे पहले वाला भाग कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया सबसे लंबा वाला भाग, फिर टार्सस 5 खंडों से मिला हुआ, टार्सोमियर्स 1 2 3 4 5 ये टार्सोमियर्स कहलाते हैं। ब्रिस्टल्स पर निकले हुए हैं अंदर की ओर। इनपे प्रत्येक टार्सोमियर पर कोमल गद्दी संरचना प्लेट्यूली लिखी हुई होती है। तो लास्ट वाला खंड प्रीटार्सस कहलाता है। प्रीटार्सस पे 2 क्लोज लगे होते हैं और इन क्लोज के बीच में कोमल गद्दी होती है जो पल्विलस कहलाती है। और यह किससे, फ्लेक्सर प्लेट से प्रीटार्सस पे जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार टांगों की संरचना है। टांग चिकनी सतह पर चलने के लिए प्लेटुली काम में लाता है और प्रजनन करने, दौड़ने और चढ़ने की क्रिया में इसके हुकों के माध्यम से किया जाता है, दौड़ता है। पंख, काकरोच में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो कि मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के खंडों से लगे होते हैं। पृष्ठ पार्श्वीय स्थिति में पृष्ठक कहलाते हैं और पार्श्व के बीच में एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पेरिनमिलेटा अमेरिकाना में पंख उदर के पश्च सिरे पर रख होते हैं। नर के पंख उदर से कुछ पहले निकले हुए होते हैं, पहले तक समाप्त हो जाते हैं। पंख की संरचना में क्यूटिकल की 2 मेम्ब्रेनस परतें होती हैं, उसमें बीच में ट्यूबुलर ट्रैकिया ही पाए जाते हैं। स्वस्थ नलिकाओं के चारों ओर काइटिनी मोटाई होने से पंखों के लिए वेन्यूल्स या वेन्स बन जाती है। इसके पंख दृढ़ हो जाते हैं। प्रत्येक जाति के कीटों के पंखों की सिराओं की व्यवस्था उसके वर्गीकरण का आधार बनाती है। 2 जोड़ी पंख में आगे वाली जोड़ी पंख को फोर विंग और पीछे वाले विंग को हाइंड विंग कहा जाता है। फोर विंग जो होता है मीजोथोरैक्स या अग्र पंख कहलाता है। ये स्क्लेरोटाइज्ड होता है, कंटकित होता है, लेदरी होता है, पारंगद होता है और ये उड़ने के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकता, बल्कि विश्राम के समय पिछले वाले पंखों को सुरक्षित रखने का कार्य इसका है। इसलिए इसको इलाइट्रा पंख आवरण या टैगमिना भी कहा जाता है। इलाइट्रा या टैगमिना। हाइंड विंग फर्स्ट विंग होता है, ये पारदर्शक होता है, मेम्ब्रेनस होता है, चौड़ा होता है, कोमल होता है, उड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्राम के समय पंखे की भांति सिमट जाता है और टैगमिना के नीचे छिप जाता है। इन पंखों में विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो आधारों से जुड़ी होती है, जिसके कारण ये तीव्र वेग से कार्य करती है। अब नेक्स्ट जो उपांग आते हैं उनमें आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया नर और मादा में अलग अलग पाए जाते हैं जो इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कारण भी होते हैं। वृषण और अंडाशय के समान जननांग जो नर और मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु को उत्पन्न करने और उनके स्थानांतरण से संबंध होते हैं। सामूहिक रूप से इनको इंटरनल जेनिटेलिया, टेस्टिस और ओवरी को कहा जाता है। और इनके अलावा वे अंग जो नर और मादा में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, लैंगिक द्विरूपता उत्पन्न करते हैं, मेटिंग के लिए अंडों और ओवम को जमा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, जो तिलचट्टे में पाए जाते हैं। तिलचट्टे के उदर का जो अंतिम खंड होता है उस पर ये उपांग होते हैं। इनमें एक तो एनल सरसाई है, दूसरा एनल रेस्टाइलेट्स का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। इसके अलावा इन पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में गायनेपोफाइसिस का वर्गीकरण हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में पढ़ेंगे उनको। अब बात आ जाती है कॉकरोच में पाए जाने वाला बाह्य आवरण या जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, बॉडी वॉल। कॉकरोच के शरीर की भित्ति को इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। यह क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है।
क्यूटिकल का जो होता है सबसे बाहरी कंकाल होता है, संपूर्ण शरीर पर पाई जाती है, मोटी है, भूरे रंग की है, निर्जीव है, कठोर है, काइटिनी क्यूटिकल इसको कहा जाता है। क्यूटिकल के इस डायग्राम को यदि हम देखें तो ये क्यूटिकल है, सबसे बाहर की ओर की एपीक्यूटिकल कहलाती है, उसके नीचे एक्सोक्यूटिकल है और उसके नीचे की ओर एंडोक्यूटिकल है। तो ये ऊपर वाली सारी परत क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल का जो स्त्रावण होता है इसके नीचे स्थित जो है हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्यूटिकल की संरचना को यदि हम देखें तो ये श्रृंगी प्रोटीनेशियस काइटिन है। रासायनिक रूप से ये अमीनो पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। अमीनो पॉलीसैकेराइड का आणविक सूत्र C32H54N4O21 है। यद्यपि तिलचट्टों में क्यूटिकल जो अन्य कीटों से अधिक कठोर होती है, ये कठोरता इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम लवणों के कारण होती है, न कि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण। काइटिन के कारण उन्हें क्यूटिकल में कठोरता को स्क्लेरोटाइजेशन हो जाता है, इसलिए ऐसी कठोर प्लेट जो बनती है उनको स्क्लेराइड्स कहा जाता है। जॉइंट्स और सूचर्स जहाँ होते हैं वहाँ पर पतली जो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन या संधिकारी कलाओं के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। शरीर और उपांगों में गति होती है आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण। सिर जो है कई कवच प्लेटों का बना होता है। वक्ष और उदर के प्रत्येक खंड में 4-4 कंटक होते हैं। फोरगट, हिंडगट, ट्रेकिया, जेनिटल डक्ट्स भी क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होते हैं। इसके क्यूटिकल में असंख्य अंतर्वलन बनने के कारण अंतःकंकाल का निर्माण होता है। सिर में पाए जाने वाला इसका अंतर्वलन के कारण जो अंतःकंकाल बनता है उसको टेंटोरियम कहते हैं, मस्तिष्क छदी, जिसका एक विशिष्ट शेप है, अभी हम देखेंगे। वक्ष और उदर वाले भागों में क्यूटिकल के अंतर्वलन से जो अंतःकंकाल बनता है उसको एपोडिम्स या आंतरवर्त कहा जाता है। शरीर के उपांगों में कड़े और अचल सूख पाए जाते हैं। यह है एपोडिम्स, जो मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाला अंतःकंकाल है। इसकी संरचना की बॉडी प्लेट्स है, डोर्सल में निकली हुई आर्म है, पीछे की ओर पोस्टीरियर में निकली हुई आर्म है, एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्म्स इस प्रकार की, और उदर के खंडों में निकली हुई हाइपोडर्मिस, प्रोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल मिलकर के अंदर की ओर ये एपोडिम नामक जो है अंतःकंकाल का निर्माण करती है। ये जो स्पाइन्स होते हैं वो भी क्यूटिकल की अतिवृद्धि होते हैं। अब क्यूटिकल की हिस्टोलॉजी हम देखें तो क्यूटिकल की हिस्टोलॉजी के आधार पर इसके 3 स्तर पाए जाते हैं। ऊपर की ओर का हमने देखा था एपीक्यूटिकल है, उसके नीचे की ओर एक्सोक्यूटिकल है और अंदर की ओर एंडोक्यूटिकल है। एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल में स्पाइरल पोर कैनाल्स पाई जाती है जो हाइपोडर्मिस से जुड़ी रहती है। तो यहाँ हम क्यूटिकल की रासायनिक संरचना देख रहे हैं। एपीक्यूटिकल सबसे बाहर वाली परत होती है, काइटिन विहीन होती है, 1 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक की होती है, मोम और लिपिड की बनी होती है, जल के प्रति अपारगम्य होती है। अंदर का भाग इसका प्रोटीन और लिपिड से बना होता है और कुछ कीटों में यह मोम्य परत के भांति एक पतली सीमेंट की परत के रूप में पाई जाती है। एक्सोक्यूटिकल होती है, वो 10 से 20 माइक्रोन मोटी होती है और इसमें मेलानिन पिगमेंट और काइटिन होते हैं। जो एंडोक्यूटिकल होती है वो सबसे अंदर की है, वो 20 से 30 माइक्रोन तक मोटी होती है। इसमें काइटिनी, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों को मिलाकर प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। और इस क्यूटिकल में क्या पाई जाती है? पोर कैनाल्स पाई जाती है। रिचर्ड्स और एंडरसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञात किया कि जो एपीक्यूटिकल होती है उसमें पोर कैनाल नहीं पाई जाती, केवल एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में खोखली सर्पिल रूप से कुंडित नलियाँ पाई जाती है जो नीचे गए और हाइपोडर्मिस से जुड़ी होती है। इनको पोर कैनाल्स कहते हैं। ये पोर कैनाल्स की संख्या जो होती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 12 लाख होती है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसमें लवणों का गोल भरा रहता है जो आयनिक संतुलन के कार्य करती है अधिचर्म में। वास्तविक कार्य तो ज्ञात नहीं है। क्यूटिकल में लचीलापन और पारगम्यता लाती है। क्यूटिकल के रूप में बहिकंकाल के जो कार्य है वो इस यहाँ पे बता रखे हैं। आर्थ्रोपोड में जो मोटी क्यूटिकल पाई जाती है ये उसकी सफलता के लिए उतर रही है। शरीर को आलम, दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करती है। मोमिया परत होने से वाष्पन या जल की हानि को रोकती है। कीटों को शुष्क वातावरण में उसमें रहने के लिए अनुकूल बनाती है।
क्यूटिकल के अंतर्वलन जो होता है वो पेशियों से जुड़े हुए बिंदु है। शरीर के खंड और उपांगों की क्यूटिकल का जुड़ना जटिल गतियों को सही करता है। अग्रांत और प्रस्थान में क्यूटिकल का आश्रय पाया जाता है जो एपिडर्मिस को भोजन की खरोंचों से बचाता है। क्यूटिकल में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जो इसको सुरक्षित रंग प्रदान करता है। और क्यूटिकल में बहुत सी अतिवृद्धियां पाई जाती है जो संवेद ग्रही का कार्य करती है। पूरी की पूरी क्यूटिकल जो होती है वो हाइपोडर्मिस के ऊपर स्थित होती है। इसका स्त्रावण हाइपोडर्मिस की स्तंभी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये स्तंभी कोशिका बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से हेमिडेस्मोसोम्स के द्वारा घिरी होती है। क्यूटिकल का स्त्रावण करने के अलावा प्रत्येक जितनी भी बार निर्मोचन होता है उस समय इसकी क्यूटिकल ऊपर वाली उतार कर फेंक दी जाती है और एंडोक्यूटिकल से पुनः इसका एंडोक्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाता है एक्डेसिस के समय, निर्मोचन के समय। अब हाइपोडर्मिस में पाई जाने वाली ग्रंथियां की बात करें, हाइपोडर्मिस में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहला सीमेंट की परत और विविध प्रकार की क्यूटिकल की उत्पत्ति करने से संबंधित होता है। कुछ फिरोमोन्स हार्मोन्स इसकी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इस प्रकार की फूली हुई कोशिका होती है वो हाइपोडर्मिस में स्थित होती है। इसकी वाहिनियां क्यूटिकल के ऊपरी सतह पर खुलती है। इन कोशिकाओं में सबसे जो पहली है ओइनोसाइट्स कोशिका है। ये जो तिलचट्टा होता है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ओइनोसाइट्स नामक हाइपोडर्मिक कोशिकाओं के बीच बीच में 100 माइक्रोन से बड़े आकार की जो कोशिका होती है वो ओइनोसाइट सेल्स कहलाती है। क्रेमर और बिगिलवर्ट्स ने इन कोशिकाओं का कार्य मोम और लिपिड का स्रावण करना होता है जो क्यूटिल की सतह पर स्थापित किया जाता है। ओइनोसाइट्स कोशिकाएं 100 माइक्रोन की होती है, हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं के बीच में स्थापित होती है और मोम और लिपिड का स्रावण करती है। इसके अलावा ट्राइगोजन सेल्स होती है जो क्यूटिकल की सतह पर निकले हुए विशिष्ट प्रकार के गतिशील संवेदी सुखों का स्रावण करती है। यह हाइपोडर्मिस की विशेष कोशिकाएं ट्राइगोजन सेल्स कहला जाती है। ये हम इसका डायग्राम देखें तो ये हाइपोडर्मिस में पाई जाने वाली 100 माइक्रोन से बड़े आकार की कोशिका है, ओइनोसाइट सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और बाकी साइटोप्लाज्मिक पदार्थ इसके साथ में। अब आ जाते हैं हम इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक प्रारूपिक हाइपोडर्मिस जो है नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन के सीमित रहती है। ये कला एमोर्फस ग्रेन्युलर पदार्थ की बनी होती है जो संभवतः एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। अब गुहा या शरीर की कैविटी की बात करें तो तिलचट्टे में एक पेरीविसरल कैविटी पाई जाती है। इसी में इसकी एलिमेंट्री कैनाल या विसरल ऑर्गन स्थित होते हैं। ये कैंचियों में मिलने वाले सीलोम की भांति नहीं होती है। तिलचट्टे में प्रगुहा जो है रुधिर के कारण हीमोसील में परिवर्तित हो जाती है जो इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करती है। वास्तविक जो गुहा होती है वो तो रिड्यूस हो गई है, केवल गोनेट्स की गुहिकाओं के रूप में ये और हीमोसील्स के रूप में पाई जाती है। पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम तिलचट्टे का यदि हम देखें तो इसमें आगे की ओर माउथ पार्ट्स आते हैं जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। उससे निकली हुई एलिमेंट्री कैनाल आती है जिससे जुड़ी हुई सैलिवरी ग्लैंड्स में आएगी। एलिमेंट्री कैनाल को यदि हम देखें तो ये एक लंबी असमान व्यास की कुंडलित लंबी नलिका होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से में अंदर की ओर फेरिंक्स में खुलता है। फेरिंक्स इसोफेगस में, इसोफेगस मोटे फूले हुए क्रॉप का निर्माण करती है जिसके पीछे की ओर प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड पाई जाती है। गिजार्ड जहाँ से मिडगट या मिजेंट्रॉन से जुड़ती है वहाँ पर हेपेटिक सिक्के पाए जाते हैं। मिजेंट्रॉन जहाँ पर जो होता है हिंडगट की कैनाल से जुड़ती है वहाँ पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। जो हिंडगट है वो कोलन और रेक्टम दो से मिलकर बनती है जो एनस के द्वारा जो है बाहर की ओर खुल जाती है। ये एलिमेंट्री कैनाल की डिस्क्रिप्शन को यदि हम देखें तो इसका जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो फोरगट कहलाता है, बीच वाला मिडगट और लास्ट वाला हिंडगट कहलाता है। फोरगट और हिंडगट जो होता है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहते हैं। भोजन की खरोंचों से बचाए रखने के लिए इसमें क्यूटिकल पाई जाती है। जो मिडगट होता है वो उसमें भोजन पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन में बंद रहता है, वो भोजन के अवशोषण और पाचन का काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरगट की, स्टोमोडियम। इसमें माउथ कैविटी आती है जो फेरिंक्स में खुलती है, फिर इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड आते हैं। माउथ कैविटी को यदि हमने देख लिया तो प्रीओमोरल चैम्बर बनाती है। मुख द्वार के बाहर की ओर
एक छोटा सा अवकाश होता है जिसके चारों ओर मुखांक पाए जाते हैं। मुख गुहिका में हाइपोफेरिंक्स होती है, ये दो भागों में व्यक्त होती है। ये मुख गुहा को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक भाग जहाँ पर सलाइवा का स्त्राव होता है सलाइवेरियम कहलाता है, और इसका अगला वाला भाग सीबेरियम कहलाता है। जो सलाइवेरियम है उसमें कॉमन सलाइवा की डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट आकर के खुलती है। जो सीबेरियम भाग है वो भोजन को मार की बातें करता है और मुख की ओर जाता हुआ भोजन दिखाई देता है। मुख गुहिका में भोजन को चबा चबा कर उसमें लार की क्रिया कराता है। अब मुख जो होता है वो मुख पूर्व गुहिका के आधार पर एक छोटा वास्तविक छिद्र होता है, मुख कहलाता है। मुख ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी नली के आकार की संरचना है, इसका स्तर क्यूटिकल का होता है। ग्रसनी वल्लित होती है जो इसोफेगस में खुलती है। इसोफेगस सकरा और लंबा पार्श्वीय तलों से दबा हुआ भाग होता है। ये तंत्रिका कॉलर से गुजरकर ग्रीवा से होती हुई ये क्रॉप में खुलने के लिए वक्ष में प्रवेश कर जाती है। वक्ष में क्रॉप पाया जाता है, बड़ा पतली भित्ति का पियर शेप्ड संरचना होती है। ये थैले के समान होती है, तीसरे चौथे खंड तक फैली होती है। अग्रांत्र का सबसे बड़ा भाग क्रॉप है और इसकी आंतरिक उपकला जो है क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है और बाहरी कला श्वसन नलिकाओं का जाल फैला होता है। ये भोजन को संग्रह करने के लिए एक रिजर्वायर की भांति क्रॉप कार्य करता है। रिजर्वायर आगे गिजर्ड में खुलता है। गिजर्ड की सर्कुलर मसल्स अधिक डेवलप्ड होती है। मोटी भित्ति का कोष्ठ होता है। ये गिजर्ड जो होती है प्रोवेंट्रिकुलस भी इसको कहा जाता है। फोरगट का अंतिम भाग गिजर्ड है और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आर्मेरियम और दूसरा होता है स्टोमोडियल वाल्व। आर्मेरियम और स्टोमोडियल वाल्व को यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है। ये इसोफेगस वाला पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल्स का। इसोफेगस पर बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल के नीचे सर्कुलर, बाहर की ओर सर्कुलर मसल है, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, उसमें नीचे की ओर ये एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है। ये क्रॉप वाला पोर्शन क्लोप के नीचे की ओर ये जो है आर्मेरियम और स्टोमोडियल वाल्व, ये दोनों मिलकर के गिजर्ड के निर्माण करते हैं। तो गिजर्ड के दो भाग, एक आर्मेरियम है एक स्टोमोडियल वाल्व है। आर्मेरियम में देखो तो डेंटिकल्स पाए जाते हैं, इसको प्रोवेंट्रिकुलर और गिजर्ड का अगला पोर्शन है। और जो स्टोमोडियल वाल्व है उससे निकले हुए हेपेटिक सीव पाए जाते हैं। और इसके बाद में स्टोमोडियल वाल्व के बाद में मिडगट वाला पोर्शन चालू हो जाता है। यहाँ पर यदि हम क्या देख रहे हैं, ग्रिसनी, इस गिजर्ड को यदि हम देखें तो इसमें दांतों की जो व्यवस्था होती है वो प्राइमरी डेंटिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। प्राइमरी डेंटिकल्स के साथ प्राइमरी पल्वेलस लगा होता है, सेकेंडरी डेंटिकल्स के साथ में सेकेंडरी पल्वेलस लगा होता है और इसके बाद में ये सेकेंडरी वाल्व्स पाए जाते हैं। ये स्टोमोडियल वाल्व की संरचना यहाँ पे दिखा रखी है। पूरी की पूरी ग्रसनी को देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 कोष्ठों में ये विभाजित होती है और 6 कोष्ठों का निर्माण करने वाले ये डेंटिकल्स हैं। इन डेंटिकल्स के निर्माण जो है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के कारण होता है। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के बाद भी में सेकेंडरी फोल्ड्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स और सेकेंडरी फोल्ड्स मिलकर के इसके बाहर की ओर एपिथेलियम और उसके बाहर की ओर अधिक विकसित सर्कुलर मसल्स का आवरण पाया जाता है। आर्मेरियम की यदि हम बात करें तो गिजर्ड का जो आर्मेरियम वाला भाग है उस आर्मेरियम वाले भाग में ये 6 फोल्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ देखा ना हमने, ये 6 फोल्ड्स है। इसके कारण गिजर्ड्स की जो कैविटी होते हुए अत्यधिक ह्रासित हो जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के बीच में सेकेंडरी फोर्स पाए जाते हैं, ये क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। अग्रभाग में मोटी प्लेट्स होती है और पश्च भाग में पतली प्लेट्स पाई जाती है। और इनकी संरचना हमने प्राइमरी जो है सेकेंडरी डेंटिकल्स के रूप में हमने देख लिया। डेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं। प्रति जो अनुदैर्घ्य वलन होता है वो क्यूटिकल का आस्तर से कोमल गद्दी या पैड के द्वारा जो होता है, जैसे पल्विलस का था, पल्विलस बता ही दिया आपको। और पीछे की ओर इसमें लंबे लंबे रोग पाए जाते हैं जो स्टेनर का कार्य करती है। ग्रसनी में भोजन जो अत्यधिक पिस जाता है उसके बाद छोटे छोटे कण जो होता है वही मेसेंट्रॉन में जा पाते हैं। स्टोमोडियल वाल्व, ग्रसनी का पीछे वाला भाग स्टोमोडियल वाल्व है, टोंटी के समान कार्य करता है। इस स्टोमोडियल वाल्व में एक स्टोमोडियल वाल्व लगे होते हैं। ये अपने ही ऊपर पीछे की ओर वल्लित दोहरी मेम्ब्रेन के कारण इनका निर्माण हो जाता है और मध्यांतर में जाने से पूर्व भोजन जो है इस वाल्व से होकर के गुजरता है। रिगॉर्गेटेशन को यह रोकता है।
मीसेंट्रोन या मध्यांत्र। आहारनाल का सकरा भाग जो होता है, मध्य भाग, इसको मेसेंट्रोन कहा जाता है। इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है। ये वास्तविक आमाशय बनाता है जो मुख्यतः भोजन का पाचन और अवशोषण का कार्य करता है। फोरगट और मिडगट जहाँ जुड़ता है वहाँ पर हिपेटिक सीका पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 या 8 पतली खोखली नलिका होती है। ये एंट्रिक या हेपेटिक सीका कहलाते हैं जो यकृत का भांति कार्य करते हैं। अंदर और उपकला के द्वारा आश्रित होते हैं, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। जहाँ मिडगट और हिंडगट जुड़ते हैं वहाँ पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इनकी संख्या 80 और 90 के आसपास पतली पतली धागेनुमा पीले रंग की संरचना होती है। इनको मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इनकी खोज इटली के महान वैज्ञानिक मेलपीकी ने करी थी, उसी के सम्मान में इसको मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। वास्तव में ये पश्चांत्र से निकली हुई नलिकाएं होती है। ये उत्सर्जन की भांति कार्य करती है। ई स्लॉटके ने 1937 के अनुसार इन नलिकाओं में अंतःकोशिकीय एंजाइमों की उपस्थिति पाई जाती है। अब लास्ट वाला पोर्शन हिंडगट या प्रोक्टोडियम कहलाता है। यह आहारनाल के 1/3 भाग का निर्माण करता है। यह इलियम, कोलन और रेक्टम में विभाजित होता है। इलियम सक्रिय और छोटी नली होती है। इसके अंदर के सिरे की ओर 6 छोटी छोटी त्रिभुजाकार पालियाँ देखी जा सकती है जिन पर कंटिकाएं पाई जाती है। ये स्ट्रेनर या अवरोधनी का कार्य करती है। कोलन अपेक्षाकृत लंबी और चौड़ी होती है। यह रेक्टम में खोलती है। रेक्टम अंडाकार कोष्ठ होता है। इसकी बाहरी सतह पर रिज होता है। अंदर की सतह पर बारीक कंटकों के एकांतर में 6 रेक्टल पैड्स पाई जाती है। इन्हें रेक्टल पेपिली कहा जाता है। ये संख्या में 6 होती है। रेक्टल ग्लैंड्स भी कहते हैं। मलाशय गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। पक्षांतर का अस्तर भी अग्रांतर की बात ये क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होता है, लेकिन ये अधिक प्रीवियस या प्रभेदीय होता है। ये डायग्राम दिखाना था आपको। ये रेक्टम में पाई जाने वाली रेक्टल पेपिली है। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रेक्टल की ल्यूमेन इस प्रकार होती है जिसमें 6 रेक्टल पेपिलियर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पाया जाता है जिन्हें रेक्टल पैड्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम सैलिवरी अपरेटस पर। सैलिवरी अपरेटस को देखें तो ये हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स है। सैलिवरी ग्लैंड्स मिलकर के सैलिवरी डक्ट का निर्माण करती है। जब सैलिवरी डक्ट मिल जाती है तो कॉमन सैलिवरी डक्ट बनती है। कॉमन सैलिवरी डक्ट आकर के रिजर्वायर की डक्ट में खुल जाती है। कॉमन रिजर्वायर की डक्ट में ये मिलकर के सैलिवरी इफरेंट सैलिवरी डक्ट निर्माण करती है जो हाइपोफेरिंक्स में जाकर के खुलती है। और प्रत्येक सैलिवरी ग्लैंड के साथ साथ में एक जोड़ी रिसेप्टेकल और रिजर्वायर पाए जाते हैं जो एंजाइम्स को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। सैलिवरी अपरेटस जो होता है रिजर्वोयर और सैलिवरी ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक सैलिवरी ग्लैंड्स में लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें एसिनाई कहा जाती है। एसिनाइन से मेन ट्यूब्यूल्स निकलती है जो आपस जुड़ी होती है। ये ट्यूब्यूल्स जो होती है डे के अनुसार इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो जाइमोजेनिक सेल्स पाई जाती है और दूसरी डक्ट्यूल्स कंटेनिंग सेल्स होती है। दोनों प्रकार की कोशिकाएं सैलिवा को स्त्रवण करने का कार्य करती है। इसमें जाइमेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा म्यूकोइड सबस्ट्रेट और जाइमेज दोनों मिलकर के इसकी लार का निर्माण करते हैं। डक्ट्यूल कोशिकाओं से जो होती है उनसे निकलने वाली नलिकाओं को डक्ट्यूल्स कहा जाता है। डक्ट्यूल्स इंटरकैलरी डक्ट से जुड़ती है। ये वाहिनी एसिनस से निकलकर और एसिनस से जो वाहिनी से जुड़ जाती है और एसिनस से एक बड़ी वाहिनी का निर्माण करती है जो सैलिवा को इकट्ठा करने के लिए ग्रंथि के समान एक लंबे कोष लंबी पतली भित्ति वाले रिजर्वायर या रिसेप्टेकल जुड़ जाती है। दोनों लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो है डक्ट है वो कॉमन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स कहलाती है। ये दोनों रिजर्वायर से निकलने वाली जो कॉमन डक्ट है, कॉमन रिजर्वायर डक्ट, उसके साथ मिलकर के इफरेंट सैलिवरी डक्ट का निर्माण करती है जो हाइपोफेरिंक्स के आधार पर लारा से सैलिवेरियम में आकर के खुल जाती है। भोजन पोषण न्यूट्रिशन में भोजन की बात करें तो तिलचट्टा सर्वहारी सभी प्रकार की वस्तुएं, वनस्पति, लकड़ी, पुस्तकों की झील, कपड़ा, चमड़ा, कागज, लेस, रेस, बाढ़ सभी को खा जाता है। खुद के द्वारा त्यागी गई कुटिकल को भी खा जाता है। रात के लिए भोजन में निकलता है, भोजन करने के लिए रात में बाहर निकलता है। फीडिंग स्वीपर से एंटेनी की सहायता से भोजन की खोज करता है। मैगजिली के माध्यम से भोजन को पकड़ता है और अधोहनु स्पर्शकों द्वारा स्वाद का परीक्षण किया जाता है।
अग्र टांगों लेब्रम और लेबियम के द्वारा भोजन को पकड़ लिया जाता है। भोजन को खाते समय एबडक्टर एडक्टर मसल्स मेडिकल माध्यम से काट देती है और मोलर प्रोसेस जो गंडे का होता है वो इसको पीस देता है। पचा बजाया भोजन डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल के सलाइवेरियम में चला जाता है, जहाँ पे इसमें सलाइवा मिलता है, म्यूकोइड श्लेष्मा पदार्थ मिलता है जिसमें जाइमेज एंजाइम होता है, स्टार्च का पाचन कर लेता है। भोजन चिकना होता है, लीबियम की सहायता से खिसककर फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स में कर्माकुचन गति के द्वारा आनाल में आगे की ओर गति कर जाता है। मिजेंट्रॉन में आता है, क्रॉप में होती हुई ये भोजन गिजर्ड में प्रवेश कर जाती है। गिजर्ड में अनुदैर्ध्य और वल्लई पेशियों के माध्यम से इसमें पाए जाने वाले इंटरनल डेंटिकल्स के द्वारा और पीसा जाता है। पल्विलस पर होने वाले रोम के द्वारा छाना जाता है। अति सूक्ष्म कणों से छना हुआ भोजन मिजेंट्रॉन में अब जाता है। और मिजेंट्रॉन की जो बकल डाइवर्टिकुलम की स्त्रवी सेल जो होती है वो इसमें एंजाइम डाल देती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को विभाजित करता है, पाचन कर देता है। पेप्टिडेज भी प्रोटीन को पाचन कर देता है। अमाइलेज स्टार्च को बचाता है। लाइपेज जो है पारदर्शी काइटिन को, लाइपेज जो होता है वसा को बचाता है। इसके अलावा इसमें काइटिन जो होती है वहाँ काइटिन की पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन बन जाती है। मध्यांतर में जब भोजन गमन करता है तो उस पर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है ताकि इस भोजन के जो कठोर भाग होते हैं वो इसके मिजेंट्रॉन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एंजाइमों से पचा बजाया भोजन मिजेंट्रॉन में अवशोषित हो जाता है। मध्यांतर एब्सॉर्प्शन, मध्यांतर की उपकला कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण हो जाता है। भोजन का अवशोषण करने के पश्चात जो है उसे डिफ्यूज फैट बॉडीज के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। एबोट के 1926 के अनुसार इसमें जो क्रॉप होता है उसके उपला कोशिकाओं में वसा की एक बड़ी मात्रा इसका अवशोषण करती है। अपचा हुआ भोजन जो होता है फीकल मटेरियल के रूप में इजेक्शन के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इसमें रेक्टल में जो है रेक्टल ग्लैंड्स पाई जाती है जो मल में उपस्थित जल होती है उसका अवशोषण कर देती है और शुष्क गोलिकाओं के रूप में फीकल मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तिलचट्टा में खुला और लेक्यूनर प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्योंकि इसका रुधिर जो होता है हीमोलिम्फ कहलाता है, क्योंकि ये हीमोसील में रहता है। इसमें हार्ट और अरोटा होते हैं परंतु रुधिर कोशिकाओं और सिराओं का इसमें अभाव होता है। हीमोसील की बात करते हो तिलचट्टा में जो है रुधिर गुहिका हीमोसील जो होती है पाई जाती है जिसमें रुधिर लसिका भरा रहता है। रुधिर गुहिका का निर्माण में पहले हम डायफ्राम, फिर इसकी डोर्सल पेरिकार्डियल साइनस, फिर पेरीविसरल साइनस, फिर पेरीन्यूरल साइनस और सेकंड पोर्शन में हम इसके हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले डायफ्राम की बात करें तो एक पृष्ठ और एक अदर डायफ्राम इसमें पाए जाते हैं। 2 डायफ्राम होते हैं। ये इसकी पूरी की पूरी हीमोसील को 3 कोटरों में बांट देते हैं। पहला वाला पृष्ठ वाला डायफ्राम जो होता है उसके ऊपर की ओर पेरिकार्डियल साइनस स्थित होता है और इसी में डोर्सल ब्लड वेसल आगे की ओर स्थित होती है। इसी में इसका हार्ट पाया जाता है। पेरिकार्डियल साइनस में डोर्सल ब्लड वेसल और हार्ट उपस्थित होता है। फिर इसके नीचे वाला पेरीविसरल साइनस पाया जाता है। पेरीविसरल साइनस में इसकी आहार नाल होती है और सेकंड वाला जो डायफ्राम अदर में स्थित होता है वो पेरीविसरल साइनस को पेरीन्यूरल साइनस से पृथक कर देता है। पेरीन्यूरल साइनस में एक्सटर्नल साइनस भी इसको कहता है। इसमें तंत्रिका रज्जु होती है। एक कोटर से दूसरे कोटर में रुधिर को जाने के लिए रंध्र या फेनिस्टे पाए जाते हैं। डायफ्राम टांगों के अंदर भी पट्टों की भांति व्यवहार करता है, पट्टों के रूप में टांगों विभाजित कर देता है तो वहाँ पर भी कोटरों में रुधिर प्रवेश कर जाता है। एक कोटर से जाता है और दूसरे से वापस आ जाता है। अब बात करते हैं हम इसके सबसे पहले वाले साइनस की जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। ये पेरिकार्डियल साइनस में हृदय स्थित होता है। इसके अलावा अरोटा होता है। इसका आकार पंखे की ओर स्थित होता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये ऊपर का डोर्सल डायफ्राम है, ये नीचे का वेंट्रल डायफ्राम है। डोर्सल डायफ्राम के कारण पेरिकार्डियल साइनस और पेरीविसरल साइनस में विभेद उत्पन्न है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसका हीमोलिम्फ इसमें ऊपर की ओर आता है। इसमें इसका हार्ट स्थित होता है। जो पेरीविसरल साइनस होता है वो वेंट्रल डायफ्राम के द्वारा
पेरी न्यूरल साइनस से अलग होता है, जिसमें वेंट्रल नर्व कोड स्थित होती है, और पेरी विसरल साइनस में इसकी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। ये इसका हीमोलिम्फ का सर्कुलेशन दिखा रखा है। पेरी न्यूरल साइनस से टांगों में जाता है सेप्टम के माध्यम से, और एक कोटर से जाता है, दूसरे कोटर से वापस आ जाता है, और इस डायफ्राम के क्षेत्र से होता है। पेरी विसरल साइनस में आता है, वहाँ से पेरी कार्डियल साइनस में आ जाता है, हार्ट में जाता है, डोर्सल रोटा से वापस नीचे की ओर आ जाता है। इसी डायग्राम को हम इधर एज देखें, ये इस कॉकरोच का क्या है, हार्ट को प्रदर्शित करता हुआ डायग्राम है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जो है चेम्बर वाला हार्ट है। इस हार्ट में पीछे की ओर यहाँ ओस्टिया पाई जाते हैं। ये एलरी मसल्स के द्वारा इसकी बॉडी वाल से जुड़ा होता है। चेम्बर्स ऑफ हार्ट्स एलरी मसल्स के जुड़ा हुआ, और आगे की ओर इसमें एंटीरियर रोटा निकली हुई होती है। इसी को पूरे को पूरे इस सेक्शन में यदि हम देख लें तो यहाँ पर यह जो है डोर्सल डायफ्राम है, नीचे की ओर वेंट्रल डायफ्राम है। तो ऊपर वाला जो पेरिकार्डियल साइनस है, जिसमें डोर्सल रोटा स्थित है। पेरिकार्डियल साइनस के बाद पेरीविसरल साइनस है, और नीचे पेरी न्यूरल साइनस है, लेग का सेप्टम है, और ये डायग्राम इसमें दिखा रखे हैं। पेरिकार्डियल साइनस की हम बात कर रहे थे, इसमें एलरी मसल्स और हार्ट पाए जाते हैं, मांसपेशियों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, डोर्सल डायफ्राम के द्वारा पृथक होता है। पेरीविसरल साइनस डोर्सल और वेंट्रल जो डायफ्राम है उसके बीच में स्थित होता है, मध्यवर्ती कोष है। फैट बॉडी पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ट्रोपोसोइट्स जो होते हैं भोजन को संरक्षित करने वाली कोशिकाएं होती है। फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन गोलिका और ग्लाइकोजन के भोजन को एकत्रित किया जाता है। स्टारवेशन के समय ग्लाइकोजन का जो है विघटन हो जाता है। यूरेट कोशिकाएं स्वभाव में पाई जाती है जो उत्सर्जी प्रकार की होती है। ओइनोसाइट सेल्स होती है जो मोम उत्पन्न करती है। मायोसाइट्स होती है जो सिम्बायोटिक जीवाणु इनके साथ में पाए जा सकते हैं। और वेंट्रल डायफ्राम के द्वारा पृथक जो नेक्स्ट साइनस है उसको पेरीन्यूरल साइनस या एक्सटर्नल साइनस कहा जाता है। इसमें वेंट्रल नर्व कोड स्थित होती है, ये नीचे की ओर हमने देख लिया था इसको। और इसके बाद आ जाती है हार्ट की बात। हार्ट और डोर्सल धमनी। पेरिकार्डियल साइनस में पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट और डोर्सल धमनी बंद रहते हैं। ये वक्ष तथा उदर के पृष्ठक के नीचे मध्य पृष्ठ में स्थित होती है। लंबी और सक्रिय नली होती है। इसका एक सिरा खुला होता है, आगे वाला पिछला सिरा बंद होता है। ये कीप के आकार के 13 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक जोड़ी ओस्टिया पाए जाते हैं जो अंदर की ओर खुलते हैं। तिलचेट का हृदय नली के आकार के होता है। माड़ा के दाना के समान 13 कोष्ठ इसमें पाए जाते हैं। ये सभी के सभी स्पंदनशील अंग की भांति कार्य करते हैं। रुधिर लसिका का इसमें पीछे से आगे की ओर बहती है, और प्रत्येक कोष्ठ में एक जोड़ी इसमें ओस्टिया होते हैं। ये ओस्टिया जो है के माध्यम से जो हीमोलिम्फ है उसको अंदर की ओर लिया जाता है। ओस्टिया पेरिलिम्फ को हार्ट में जाने देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। हृदय का अगला सिरा नली के आकार का भाग जो होता है एंटीरियर अरोटा कहलाता है। ये एंटीरियर अरोटा है। ये एंटीरियर अरोटा आगे की ओर जो है हेड में एक साइनस पाया जाता है, उसमें आकर के खुल जाता है। शीर्ष कोटर में खुलता है हेड साइनस में। हीमोलिम्फ की यदि हम बात करते हैं, तिलचिट्टे में जो रुधिर लसिका होती है वो रंगीन होती है, प्लाज्मा में घुला हुआ होती है। इसमें अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हीमोसाइट्स कहता है। विगिल्सवर्थ के अनुसार ये कोशिकाएं 7 प्रकार की होती है। कुछ ब्लड कार्पोसेल्स हो सकती है। भोज्य सामग्री को अंतर्ग्रहण द्वारा रुधिर के ऊतकों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। उपापचयी उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए इसमें फैगोसाइट सेल्स पाई जाती है। रुधिर लसिका में श्वसन वर्णक भी होता है जो श्वसन क्रिया में भी सहायता मिलती है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो हृदय में पेशीयुक्त भित्तियाँ पाई जाती है जिसे संकुचन और शीतलन के द्वारा हृदय में एक संकुचनशील क्रिया उत्पन्न होती है जो रुधिर लसिका को परिसंचार करती है। पंखे के आकार की एलरी मसल्स पाई जाती है। इन एलरी मसल्स के संकुचन और शीतलन से हार्ट का संकुचन और शीतलन होता है। एलरी मसल्स में संकुचन से हृदयावरणी कोटर जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसे रुधिर का पेरीविसरल कोटर से रुधिर हृदयावरणी कोटर में प्रवेश कर जाता है। जब इन पेशियों में शीतलन होता है तो रुधिर ओस्टिया के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है।
हृदय और महाधमनी में पीछे से आगे की ओर क्रमांकुंचन के रूप में संकुचन होता है, जिसे हीमोलिम्फ पीछे से आगे की ओर बढ़ता हुआ जो है एंटीरियर एरोटा के द्वारा हेड साइनस में चला जाता है। पेरिप्लेनेटम में ये स्पंदन 50 से 70 बार होता है। सिर में छोटी छोटी जो एम्प्यूली पाई जाती है, उनकी पंपिंग क्रिया के द्वारा यह एंटीन्यूल्स में चला जाता है और पंखों के आधार पर छोटे छोटे स्पंदनशील पल्सेटाइल ऑर्गन्स होते हैं जो अग्र और पश्च पंखों की सिराओं में भी इस हीमोलिम्फ को प्रभावित करने का कार्य करती है। अब बात आती है इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गेनलीज देखें तो तिलचट्टे में पाई जाने वाला अल्प विकसित सर्कुलेटरी सिस्टम की कमी को पूरा करने के लिए इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अधिक विकसित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण ट्रेक्यूल्स और स्पाइरेकल से होता है। ट्रेकिए की बात करें, श्वास नलियों की बात हो, कछुए के शरीर में, तिलचट्टे के शरीर में, कीट के शरीर में, रुधिर गुहिका में साकित बंद श्वास नलिकाओं ट्रेकियों का एक जाल पाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी समांतर और अनुदैर्ध्य 3 जोड़ी श्वास नलिकाएं ट्रेकियल ट्रंक्स पाई जाती है, जो पृष्ठीय, एक जोड़ी अधरीय और एक जोड़ी पार्श्वीय होती है। श्वास नलियां ये महावाहिनियां ट्रांसवर्स कॉम्बिसर्स के द्वारा परस्पर जुड़ी होती है, श्वास नलियों का निर्माण करती है। बाहरी इंटेग्यूमेंट के इन्वेजिलेशंस के रूप में जुड़ी हुई होती है। इनकी रचना एक उपकला भित्ति की भांति होती है। अंदर की ओर ये क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। क्यूटिकल का आस्तर सर्पिल रूप से कुंडित होकर एक इंटीमा का निर्माण करता है। इंटीमा या टीनिडिया इन श्वास नलियों का जो पिचकने से रोकती है। तिलचट्टे में अंदर की ओर विच्छेदन किया जाता है तो वायु से भरी हुई श्वास नलियां चमकीली दिखाई देती है। श्वास नलियां ट्रेक्यूल्स बार बार विभाजित होकर के अंतिम बल में ट्रेंक्यूल्स का निर्माण करती है। इन्हें शाखा मिलनी श्वास नलियां जो अत्यंत महीन होती है, ये शरीर के सब भागों में प्रवेश कर जाती है, ट्रेंक्यूल्स कहलाती है। ट्रेंक्यूल्स का अंतिम भाग एक कोशिका के संपर्क में रहता है, जिसका व्यास 1 माइक्रोन तक होता है। इसके अंदर केविक्स जो होती है कोशिका सेल की ल्यूमेन के साथ जुड़ी होती है। प्रत्येक जो श्वास नलिका ट्रेंक्यूल्स होती है उसमें एक कोशिका होती है। इसकी भित्ति मोटी और इसकी भित्ति जो होती है पतली होती है। सर्पिल क्यूटिकली मोटाइयों का इसमें अभाव होता है। क्यूटिकल के आस्तर के अभाव के कारण इसमें ट्रेकी नामक प्रोटीन से यह आश्रित होती है, जल के प्रति पारगम्य होती है। श्वास नलिकाएं या ट्रेंक्यूल्स पृथक पृथक कोशिका की कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाती है। इसके अंदर कोशिका का सेल्यूलर फ्लूइड तरल भंडित रहता है, इसमें ऑक्सीजन गुल्लित रहती है। ऑक्सीजन को ऊतकों में विस्तृत करने का यह कार्य करती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो ट्रेंक्यूल्स होती है वो अंत रूप में समाप्त हो जाती है और इसमें तरल नहीं होता है। समर्थ ऊतकों में फैली हुई श्वास नलिकाएं एक सुनिर्मित जाल का पूरे शरीर में निर्माण करती है। सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाने का कार्य ट्रेंक्यूल्स करती है। रुधिर लसिका में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, जो इसलिए ऑक्सीजन ले जाने की इसकी असमर्थता है। ऑक्सीजन के सीधे संपर्क विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। अब स्पाइरेकल्स आती है। मुख्य श्वास नली ट्रेंक्यूल्स जो होती है, मुख्य श्वास नली ट्रेकियल ट्रंक्स जो है वो खंडवार 10 जोड़ी छिद्रों के द्वारा खुली होती है। इन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है। इन छिद्रों को स्पाइरेकल्स या स्टिग्मेटा कहा जाता है। स्पाइरेकल्स की बात करें तो 2 जोड़ी स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो थोरेसिक होते हैं, जिसमें एक जोड़ी वक्ष के अग्र तथा मध्य खंडों के बीच और दूसरी जोड़ी मध्य और पश्च थोरेक्स के खंडों के बीच पाई जाती है। वक्ष में 2 जोड़ी स्पाइरेकल होते हैं, एक अग्र और मध्य के बीच में, एक मध्य और पश्च के बीच में, और शेष 8 जोड़ी स्पाइरेकल्स हैं वो एब्डोमेन में पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक एक स्पाइरेकल उपस्थित होता है। जो स्पाइरेकल होता है उसमें क्यूटिकल के रोम पाए जाते हैं जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं। इस पर छल्लेदार स्क्लेराइड्स पाया जाता है, इसको पेरिट्रम कहते हैं। इसको बंद करने के लिए एक सरल कपाट होता है जो जल के नाव से खाने को रोकता है। वायु के आवागमन को नियमित रखने के लिए खुलता और बंद होता है। प्रत्येक अंदर की ओर एक ट्रेकियल चेंबर में खुलता है जिसे एट्रियम कहते हैं।
इसे श्वास नली या महाधमनी आकर के निकलती है। श्वसन में गैसों का विनिमय यदि हम देखें तो गैसों के विनिमय में ये कहता है कि उदर की पृष्ठ टर्गो स्टर्नल मसल्स में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होने के कारण इसके स्पाइरेकल्स जो है खुलते और बंद होते रहते हैं। उदर की इन गतियों के साथ साथ ही श्वास नलियों के व्यास में परिवर्तन होता है। स्पाइरेकल्स से होकर वायु श्वास नलियों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। पहली और तीसरी जोड़ी स्पाइरेकल्स हमेशा खुले रहते हैं। शेष 8 जोड़ी स्पाइरेकल्स जो है इंस्पिरेशन के समय खुलते हैं। श्वसन संबंधी जितनी गतियाँ होती है वो कीट की सक्रियता और वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है। पेशी क्रिया जितनी अधिक होगी वायु अंदर और बाहर उतनी अधिक तीव्रता से तेज आएगी और जाएगी। श्वसन नलियों की वक्षीय तंत्रिकी गुच्छिकाओं में होने वाली तंत्रिका केंद्रों से समन्वित और नियमित किया जाता है। गैंग्लियंस भी इसको रेगुलेट करते हैं। ऊतकों में ऊतक द्रव्य में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और ऑक्सीजन का घटने का जो स्तर है वो इसको उत्तेजित करते हैं। श्वास नलियों से वायु रुधिर रहता है। श्वास कोशिकीय द्रव्य में घुली हुई गैसों के बीच विसरण की क्रिया के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। विश्राम की अवस्था में नलिकाएं द्रव से भरी रहती है। ये विश्राम की अवस्था है, इन नलिकाएं द्रव से भरी हुई ट्रेक्यूल्स दिखाई दिए। ट्रेक्यूल्स में ये फ्लूइड पदार्थ भरा होता है, ट्रेक्यूल फ्लूइड्स। श्वास नलिका के चारों ओर ऊतक की कोशिकाओं में प्राशन दाब में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण श्वास नलिका द्रव ऊतक की कोशिकाओं में लौट जाती है। नलिकाएं वायु से भर जाती है। इस प्रकार नलिकाओं की भित्ति स्वतः ही ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आ जाती है और आवश्यकता ऑक्सीजन जो है विसरण के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ऊतकों में प्रवेश करने वाले ऑक्सीजन ऊर्जा से परिपूर्ण भोजन के कणों का ऑक्सीकरण करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नलियों के विसरण की क्रिया के द्वारा त्याग दी जाती है। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के क्यूटिकल के आवरण द्वारा भी बाहर निकाली जाती है। काइटिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड शीघ्रता से विस्तृत होती है। विश्राम अवस्था में मैंने कहा यह ट्रेंक्यूल्स जो होती है फ्लूइड से भरी होती है और श्वसन जब लेता है तो ये ऊतक द्रव इनकी केशिकाओं में या मसल्स में चला जाता है। ये डायग्राम है जो गैसीय विनिमय का उल्लेख करता है। बॉडी वाल का स्पाइरेकल, स्पाइरेकल ट्रेकिया में, ट्रेकिया टिनिडिया में, टिनिडिया ट्रेक्यूल्स में और ट्रेक्यूल्स जो लास्ट में एक सेल में ट्रेक्यूल सेल में खुलता है। ट्रेक्यूल सेल से ट्रेक्यूल्स कंटेनिंग एयर विश्राम अवस्था में पाई जाती है। इसके जो लास्ट वाले हेड में ट्रेक्यूल फ्लूइड्स भरा होता है। विश्राम अवस्था में श्वसन लेता है तो ये फ्लूइड अंदर की ओर चला जाता है। इस प्रकार तिलचट्टा में रेस्पिरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तिलचट्टे का एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जो रुधिर लसिका है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट पदार्थ, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और जल की मात्रा को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। भोजन में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। नाइट्रोजन उत्पत्ति होती है। नाइट्रोजन जो उत्पन्न होती है वो यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। उत्सर्जन के लिए यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के कारण उत्सर्जन के लिए इसमें मेलपिगी नलिकाएं, फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड और क्यूटिकल पाई जाती है। मेलपिगी नलिका आरनाल के पश्चांत्र और मध्यांतर जहाँ जुड़ता है वहाँ पर असंख्य लंबी असाकित पीताभ अंध नलिकाएं पाई जाती है। यह स्वतंत्र रूप से रुधिर लसिका में लटकी रहती है। इनकी संख्या 60 से 150 तक होती है। 6 से 8 के पुंजों में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक नलिका 16 मिलीमीटर लंबी होती है, 5.5 मिलीमीटर व्यास की होती है। इसके किनारे पर विशिष्ट प्रकार का ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है। मेलपिगी नलिका के 2 क्रियात्मक भाग होते हैं। एक डिस्टल सेक्रेटरी पोर्शन होता है, एक प्रोक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पोर्शन होता है। मेलपिगी नलिका की कट सेक्शन में देखें तो इस प्रकार की संरचना है। बाहर की ओर इसमें लॉन्गिट्यूडनल बनता है, पेरिशीथ का आवरण पाया जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है।
ग्लैंडुलर पेरिथेलियम के अंदर की ओर ब्रश बॉर्डर वाला ल्यूमेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कोशिका लगी होती है। मेलपीजी नलिका का टीएसएस है। मेलपीजी नलिका को हम देखें तो इस प्रकार की संरचना है। ये इसका डिस्टल सिक्रेटरी पोर्शन है और ये प्रॉक्सिमल एब्सॉर्प्टिव पोर्शन है। तो शरीर में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ जितना भी उत्सर्जय पदार्थ है वो यूरिक एसिड के रूप में हीमोलिम्फ में आ जाता है। ये यूरिक एसिड जो है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जल के साथ में क्रिया करके पोटेशियम यूरेट का निर्माण करता है। पोटेशियम यूरेट विसरण की क्रिया के द्वारा मेलपीजियन ट्यूब्यूल में चला जाता है। पोटेशियम यूरेट मेलपीजियन नलिका के दूरस्थ भाग में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल और यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। यूरिक अम्ल जो है गट में डाल दिया जाता है, जैसे हैंड गट के द्वारा बाहर निकल जाता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जल को जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसके द्वारा पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूरिक अम्ल और जल क्रिया करके पोटेशियम यूरेट का निर्माण करते हैं, जिसका मेलपीजियन नलिका में स्त्रवण कर दिया जाता है। मेलपीजियन नलिका के समीपस्थ भाग में ये पोटेशियम यूरेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल के साथ क्रिया करके यूरिक अम्ल बनाता है वापस, और यूरिक अम्ल जो है त्याग दिया जाता है बाहर। इस प्रकार की साइकिल इसमें चलती रहती है। तो उत्सर्जन के लिए हम बात कर रहे थे कि उत्सर्जन के मेलपीजियन नलिका के दो भाग होते हैं। जो रुधिर लसिका में यूरिक अम्ल होता है वो नाइट्रोजन लवणों के साथ में यूरिक अम्लों और लवणों के रूप में पोटेशियम के साथ में क्रिया करके पोटेशियम यूरेट का निर्माण कर देता है। इसको जल से पृथक करके अवकाशिका में उड़ेल दिया जाता है पोटेशियम यूरेट को, जहाँ कोल से मूत्र के रूप में तैयार होता है। मूत्र नलिका का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है वह एब्सॉर्प्टिव पोर्शन होता है। यहाँ पे प्रवाहित होने पर कुछ लवण पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण हो जाता है। इसके फलस्वरूप यूरिक अम्ल इसमें से निकल जाता है। यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर की ओर दे दिया जाता है हैंडगेट के माध्यम से, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल को अवशोषित करके फिर वापस ये यूरिक अम्ल से क्रिया करके पोटेशियम यूरेट का निर्माण करता है और उसको पुनः इस नलिका में स्रावित कर दिया जाता है। और ये साइकिल चलती रहती है। समीपस्थ और दूरस्थ भाग के बीच में यूरिक अम्ल के रूप में इस पदार्थ को क्रमाकुंचनी गतियों के द्वारा तरंगों के द्वारा इलियम में पहुंचा जाता है। वहाँ से बड़ी आंत और मलाशय में होता है शरीर से ठोस यूरिक अम्ल के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है। अब बात आती है फैट गोडेस की। रुधिर गुहिका के अधिकतर भाग में फैला हुआ लोब्यूलर पोर्शन इसका वसा उत्तक होता है। वसा कोशिकाओं का बना होता है। ये एक प्रकार की उत्सर्जन क्रिया से संबंधित है। इसमें यूरेट सेल्स भी पाई जाती है। जीवन पर्यंत यह यूरिक अम्ल को इसी के अंदर इकट्ठा करते रहती है। ये उत्पादन संग्रह का काम होता है। इससे बाहर उत्सर्जन की विधि या स्टोरेज एक्सक्रीशन कहा जाता है। स्टोरेज एक्सक्रीशन कार्य करते हैं, बाहर नहीं निकाला जाता है। वसाकाओं में कुछ प्रकार की ट्रोफोसाइट सेल्स भी होती है जो वसा ग्लाइकोजन प्रोटीन का संग्रह करती है। इसी में ओइनोसाइट्स, ऐसा विश्वास किया जाता है कि लाइपोप्रोटीन और मोम का निर्माण करने वाली कोशिका जो है निर्मोचन के समय में ये नई एपिक्यूटिल का निर्माण करने का कार्य है ओइनोसाइट सेल्स कहती है। माइसेटोसाइट्स होती है जो बैक्टीरियोइड्स होती है, जीवाणु के समान सहजीवी जीवाणु इसमें भरे होते हैं माइसेटोसाइट्स में। हेनरी और ब्लॉक नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिनिधित्व किया कि बैक्टीरियोइड्स अमीनो अम्लों के संश्लेषण में सहायक होती है। किलर के अनुसार ये यूरिक अम्ल को तोड़कर नाइट्रोजन साइकिल को पुनः गतिशील कर देती है। इसके अलावा इसमें यूरिकोज ग्लैंड पाई जाती है। जो मेल कॉकरोच की मशरूम ग्लैंड्स होती है उसकी परिधि पर लंबी लंबी नलिकाएं निकलती है, इनको यूरिकोज ग्लैंड कहा जाता है। यूट्रिकुलाई मेजोरस भी इसको कहते हैं। ये नलिका उत्सर्जित पदार्थों को संचयन करने यानी यूरिक अम्ल को संग्रहण करने का कार्य करती है। अंत में ये इनके द्वारा संग्रहित किया गया यूरिक अम्ल जो होता है उसको स्पर्मेटोफोर पर यह विसर्जित कर देती है। इस प्रकार रोथ और डेटियो के अनुसार मेटिंग के समय स्टोरेज एक्सक्रीशन ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य यूरिकोज ग्लैंड करती है। यह एक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन की भांति कार्य करती है कॉपुलेशन के समय में। क्यूटिकल ऐसा स्थल की भांति कार्य करता है जहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट जो है जमता रहता है, लेकिन जब भी एक्डाइसिस होता है, मोल्टिंग होती है, तो क्यूटिकल को उतार के फेंक दिया जाता है। उसके साथ उत्सर्जित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं और नई क्यूटिकल बन जाती है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तिल चट्टे का तंत्रिका तंत्र भी अन्य जंतुओं के तंत्रिका तंत्र की भांति सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलकर के बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत इसका मस्तिष्क और इसका वेंट्रल नर्व कोड और उसके गैंग्लियंस आते हैं। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जो होता है इसोफेगस के ऊपर स्थित एक जोड़ी गैंग्लियन का बना होता है, इसलिए इसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहा जाता है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन द्विपालित पिंड होता है, सिर से गरीशिका के ऊपर लगा हुआ स्थित होता है। इस प्रदेश से इसमें 3 जोड़ी जो है गुच्छिकाओं के फ्यूजन से बना होता है। इसी मस्तिष्क को वापस डिवाइड कर देते हैं, इसको प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटेरोसेरिब्रम कहा जाता है। आद्य मस्तिष्क, प्रस्थ मस्तिष्क और तृतीय मस्तिष्क। प्रोटोसेरिब्रम आद्य मस्तिष्क, प्रस्थ मस्तिष्क को ड्यूटेरोसेरिब्रम और तृतीयक मस्तिष्क को ट्राइटोसेरिब्रम कहा जाता है। सिर प्रदेश में शेष 3 जोड़ी जो गुच्छिका होती है वो परस्पर संलग्न होकर के सब इसोफेजियल गैंग्लियन का निर्माण करते हैं। ये ग्रसिका के नीचे स्थित होती है। मस्तिष्क, सब इसोफेजियल गैंग्लियंस और सर्कम इसोफेजियल कमिसर, ये तीनों मिलकर के मस्तिष्क का नर्व रिंग का निर्माण करते हैं। इससे सब इसोफेजियल गैंग्लियन से एक डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलती होती है। इस वेंट्रल नर्व कोड से प्रत्येक खंड में एक एक सेगमेंटल गैंग्लियन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है। 3 गैंग्लियन वक्ष में बड़े बड़े होते हैं, शेष 6 गैंग्लियन उदर में पाए जाते हैं जो छोटे आकार के होते हैं, और अंतिम गैंग्लियन उदर की जो होती है वो सबसे बड़े आकार की होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे सब तंत्रिका आती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है। इनको सामूहिक रूप से पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है। मस्तिष्क के आद्य मस्तिष्क वाले भाग से ऑप्टिक नर्व्स निकलती है जो नेत्रों को जाती है। ड्यूटेरोसेरिब्रम में पश्च मस्तिष्क से एंटेनरी नर्व्स निकलती है जो श्रृंगिकाओं को जाती है, और ट्राइटोसेरिब्रम से निकलने वाली तंत्रिका फ्रांस और लेब्रम को जाती है। सब इसोफेजियल से मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल नर्व्स निकलती है जो क्रमशः मैंडिबल्स को, मैक्सिली को और लेबियम को जाती है। जो थोरेसिक गैंग्लियन है उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो है वो वक्ष की मांसपेशियों को, पंखों को और टांगों को जाती है। उदर की पहली 5 गुच्छिकाओं से शरीर की भित्ति और अदर पेशियां, श्वास नली रंध्रों को तंत्रिका जाती है। अंतिम उदरखंड की जो गुच्छिका होती है उसे 3 खंडों, जननांगों, मैथुन के उपांगों और गुदीय शीर्षों को तंत्रिका जाती है, और ये सारी की तंत्रिका मिलकर के सम्मिलित रूप से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होती है उसमें 4 गुच्छिका आती है। इसमें एक गुच्छिका प्रमस्तिष्क कॉम्प्लेक्स, इस रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स को सम्मिलित होता है। इसमें आने वाली एक फ्रंटल गैंग्लियन होती है। फ्रंटल गैंग्लियन फेरिंग्स के ऊपर मस्तिष्क के आगे की ओर स्थित होती है। इससे निकलने वाली तंत्रिका जो होता है क्लाइपियक्स और लेब्रम को जाती है। ये एक मध्यवर्ती तंत्रिका संयोजक या मस्तिष्क के आद्य प्रमस्तिष्क और जो फ्रंटल कनेक्टिव्स है उसके द्वारा तृतीयक मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। ललाट या फ्रंटल गैंग्लियंस एक रिकरेंट नर्व के द्वारा इसोफेगस के ऊपर हाइपोसेफल गैंग्लियन से जुड़ी होती है, और इससे एक ग्रसिका तंत्रिका निकलती है जो क्रॉप के ऊपर इन कोलुवियल या खाद्य पुट्टीय गुच्छिका को जोड़ती है। इस प्रकार इसमें एक फ्रंटल गैंग्लियन, एक हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, एक इग्ल्यूवियल गैंग्लियन आपस में तंत्रिकाओं के कनेक्टिव्स से जुड़े होते हैं। इसके अलावा अंत में लास्ट में प्रोवेंटिकुलर गैंग्लियन भी इसमें पाया जाता है जो गिजर्ड के ऊपर स्थित होता है। तो टोटल कितने गैंग्लियन हो गए? फ्रंटल गैंग्लियन, उसके बाद में हाइपोसर्कल गैंग्लियन, इनग्लूवियल गैंग्लियन, प्रोवेंटिकुलर गैंग्लियन, 4 गैंग्लियन और रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स से मिलकर के इस सिस्टम का निर्माण होता है। रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स से
दो युग्मित पिंड जुड़े हुए होते हैं जिन्हें कार्पोरा कार्डिका एवं कार्पोरा एलाटा कहते हैं, जो कनेक्टिव्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये न्यूरो सेक्रेटरी ऑर्गन्स की भांति कार्य करते हैं और जो फोरगेट है उसमें होने वाली कर्माकुंचन की जो गतियाँ होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। कार्पोरा एलाटा में उत्पन्न जो हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये इसका कौन सा सिस्टम है? सिंपैथेटिक तंत्र का तंत्र है। सेंस ऑर्गन में यदि हम बात करें तो पहले प्रकाश ग्राही। नेत्र जो होते हैं इसके विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं। नेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंपाउंड आई है, इसके अलावा इसमें ओसिलाई पाई जाते हैं। कंपाउंड आई की पहले बात करें तो कंपाउंड आई जो होती है एक विशेष प्रकार की संवेदी अंग है। ये एवरंथ कंपाउंड आइड है, सबसे प्रमुख होते हैं, काले रंग के होते हैं, सिर संपोट पर स्थित होते हैं दाएं भाग में। प्रत्येक नेत्र की इकाई जो होती है वो 2000 जो है विजुअल एलिमेंट्स या ओमेंटिडिया का, जिसे हम नेत्रांशक कहते हैं, उसके द्वारा बना होता है। नेत्रांशक की संरचना जो होती है तिल झींगों के नेत्रांशक के समान होती है। तिलचट्टा अन्य कीटों की भांति इसमें सुनिर्मित संरचना होती है। कशेरुकों के नेत्रों के समानता की ये दावा करते हैं। दक्षता में ये बहुत कम होते हैं। तिलचट्टे के नेत्र में होने वाला वर्णक जो होता है वो आकुंचनशील नहीं होता है। यह आकृति में स्थायी रूप से फैले हुए वर्णक के कारण प्रकाश की वही किरण इसकी रेटिना तक पहुंचती है जो इस नेत्र के समानांतर आती है। तिरछे पड़ने वाली किरणें इस पर नहीं पड़ती है। दिखाई देने वाला प्रतिबिंब जो इसका बहुत धब्बों से मिलता जुलता है। इस प्रकार प्रकाश चिन्ह जो होता है वो एक ओमेंटिडियम द्वारा बनता है। इसके जो प्रतिबिंब बनता है वो मोज़ेक या एपोजिशन प्रकार का प्रतिबिंब होता है। संयुक्त नेत्र में वस्तुओं की गतियों को ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। कीटों के नेत्र जो होते हैं वो रंगों में पहचान कर सकते हैं। यदि ये स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों को नहीं देख पाते हैं, पराबैंगनी किरणों को ये ग्रहण कर सकते हैं। फिर ओसिलाई की बात करें तो ओसिलाई जो है एंटेना के आधार पर उपस्थित एक सरल नेत्र होता है, ओसिलस का निर्माण करता है। इसमें कॉर्नियल फीसेट्स होता है। इसमें प्रतिबिंब बनाने की अपेक्षा प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता मुख्य रूप से पाई जाती है और संयुक्त नेत्रों को संवेदन की क्षमता इसमें वृद्धि होती है। तीसरी सेंसिली नेत्र और नेत्रकों को छोड़कर कई प्रकार के संवेदी ब्रिस्टल्स इसके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। इनको संवेदी अंग या सेंसिली कहा जाता है। ये उपचर्मी कोशिकाओं पर सामूहिक रूप से रूपांतरित होकर एक जो है संवेदक संरचना या संवेदी तंत्रिका के तंतुओं से जुड़ी हुई होती है। ये विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उसी आधार इसका नाम है। जो स्पर्श को संवेदी होते हैं वो थिग्मो रिसेप्टर्स कहला जाता है। रसायनों के प्रति को रसायन ग्राही या कीमो रिसेप्टर्स, आवाज को ग्रहण करने वाले ऑडिटरी रिसेप्टर्स, और इस अंशन क्रिया के लिए इसमें प्रोपियो रिसेप्टर्स कहा जाता है। जो स्पर्श ग्राही होते हैं वो शरीर पर एंटेना पर, स्पर्श रोम, टांगों पर, श्रृंगी स्पर्शकों पर होने वाले ब्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। भोजन की खोज में ये सहायक होते हैं। रसायन ग्राही जो होते हैं मुख्यतः वो एंटेनीज पर होते हैं। इसके अलावा अधरोस्टर और एपिफेरिंक्स जो होते हैं उसके शीर्षों से संबंधित होते हैं। ऑडिटरी वाले जो है एनल सरसाई पर स्थित होते हैं, हेयर ब्रिस्टल्स जो वायु और धरती की तरंगों को भांप सकते हैं। और प्रोपियो रिसेप्टर्स जो है मैक्सिलरी पैल्स पर पाए जाते हैं। यह अंशन क्रिया में गति के दौरान होने वाली क्यूटिकल में होने वाली विकृतियों को ग्रहण करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच या तिलचिट्टा डायोसियस है। नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। लैंगिक दूरता इनमें पाई जाती है। नर जनन तंत्र को यदि हम देखें तो ये डायग्राम है नर जनन तंत्र का। एक ट्राई लोब जिसमें टेस्टिस है, 1 2 3 लोबों का बना टेस्टिस है जो चौथे, पांचवें और छठे खंड में स्थित होता है। फिर इसमें से निकलती है वासा डेफरेंस, दोनों तरफ की वासा डेफरेंस आकर के इसमें ये वासा डेफरेंस आकर के संयुक्त हो जाती है। जहाँ पर वासा डेफरेंस संयुक्त होती है वहाँ पर इसमें मशरूम ग्लैड्स पाई जाती है। इस मशरूम ग्लैड्स में यूट्रिकुलाई ब्रेवियोरस और यूट्रिकुलाई मेजोरस से मिलकर के बनी होती है मशरूम ग्लैंड। और मशरूम ग्लैंड के ऊपर की ओर स्थित होती है फैलिक ग्लैंड या कॉग्नोलोबेट ग्लैंड। जो इस ग्लैंड के बाद में जो संरचना निकलती है वो इसकी इजैक्यूलेटरी डक्ट कहलाती है। और इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है मेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा जेनेटल पाउच में खुल जाती है। और इसी के साथ में फैलिक ग्लैंड या कॉग्नोलोबेट ग्लैंड के फ्लक्स जो आपस में जुड़ करके एक कॉमन डक्ट का निर्माण करती है। ये डक्ट ऑफ कॉग्नोलोबेट ग्लैंड कहलाती है। जो मेल जेनेटल अपर्चर है उसके नीचे की ओर
ये कोग्नोलोबेट जो ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड जिसे कहता है, उसकी डक्ट भी खुल जाती है। अब जो कॉमन जेनेटल एट्रियम है उससे बाहर की ओर निकले हुए जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया पाए जाते हैं, उन्हें गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स कहा जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ गया भाई, टेस्टिस हो गया, वासा डेफरेंसिया हो गई, वासा डेफरेंस हो गई, इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई, मशरूम ग्लैंड हो गई, सेमिकल वेसिकल्स, फैलिक ग्लैंड्स और जेनेटल पाउच, एक्सटर्नल जेनेटेलिया सब पाए जाते हैं। टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, 34 ठंडे कद में पाए जाते हैं, फैट बॉडीज के द्वारा घिरे होते हैं, 3 पालियों में विभक्त होते हैं, असंख्य फॉलिकल्स इसमें पाए जाते हैं, 40 छोटी छोटी फॉलिकल्स इसमें देखी जा सकती है। ये आगे की ओर चल कर वास डेफरेंस में खुलते हैं, जो अनुदैर्घ्य लंबी नली होती है, इसमें शुक्राणु को विसर्जित कर दिए जाते हैं, ब्रश निष्क्रिय होकर परिणाम में अति रिड्यूस हो जाते हैं। वासा डेफरेंस, वासा इफ्रेंस मिलकर वासा डेफरेंस बनाती है, नीचे की ओर गमन करती है, पीछे की ओर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलेगी। इजैक्यूलेटरी डक्ट जहाँ दोनों ओर की वासा डेफरेंस मिलती है वहाँ पर मशरूम ग्लैंड्स पाई जाती है। मशरूम ग्लैंड्स जो होती है कॉम्पैक्ट होती है, उंगली समान प्रवर्त इसमें पाए जाते हैं, दूध समूह में व्यवस्थित होते हैं। ये दोनों मिलकर के वासा डेफरेंस और मशरूम ग्लैंड की डक्ट मिलकर के एजिकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। अब यहाँ पर जो बात आई है वो कहता है मशरूम ग्लैंड्स में 2 प्रकार के छिद्र संरचनाएं पाई जाती है। एक यूट्रिकुलाई मेजोरस जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती है, ये यूट्रिकुलाई ब्रेवियोरिस जो सेंट्रल होती है। जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती है वो स्पर्मेटोफोर्स की जो अंदर वाली पार्ट है उसका निर्माण करने का कार्य करती है, और यूट्रिकुलाई ब्रेवियोरस जो होती है ये ग्रंथि का बड़ा भाग होती है, और ये इसके द्वारा जो ब्रेवियोरस से जो द्रव पदार्थ निकलता है उस शुक्राणु को पोषण करने का कार्य करता है। सेमाइनल वेसिकल इजैक्यूलेटरी डक्ट के अगले भाग में आकर के असंख्य छोटे छोटे खोसों के समान संरचना मिलती है, इस शुक्राणु को संचय करने का कार्य करता है। इसी में मशरूम ग्लैंड्स की यूट्रिकुलाई ब्रेवियोरस से भिन्न कुछ बड़े परिणाम की जो पारांग संवेदी संरचना भी देखी जा सकती है। इसके बाद में आ जाती है भाई फैलिक ग्लैंड, जिसको कोग्नोलोबेट ग्लैंड या सिसने ग्रंथि कहा जाता है। उधर के 5वें खंड में पाई जाती है, सक्रिय नलिकाएं होती है, नर जनन कोष में मेल जेनेटर क्षेत्र के पास में आकर के खुलती है। स्पर्मेटोफोर का बाहरी जो परत है उसका श्रवण करने का कार्य करती है, जबकि आंतरिक परत कौन बनाती है, यूट्रिकुलाई मेजोरस जो आंतरिक परत का निर्माण करने का कार्य करती है। अब जेनेटल पाउच आ गया। इसके बाद छत्र ग्रंथि और शिश्न ग्रंथि में सहायक जनन ग्रंथियों में जेनेटल पाउच, नरतिल चट्टे में जननी कोष उदर के 90 और 10वें जो टर्गम है उनके नीचे की ओर स्थित होता है, और नीचे से देखें तो 90 अदरक के ऊपर स्थित होते हैं। ऊपर की ओर गुदा और नीचे की ओर इसमें मेल जेनेटल छिद्र पाया जाता है और गोनेपोफाइसिस स्थित होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया या गोनेपोफाइसिस की बात करें तो जननी कोष में नर जननांग जो होते हैं, नर जनन क्षेत्र के चारों ओर शिश्नीय ग्रंथियां या गोनेपोफाइसिस होते हैं जो मैथुन क्रिया में सहायक होते हैं। इसकी रचना में एक अनियमित छोटी छोटी अनियमित दाहिनी बाईं और अग्रीय काइटिनी प्लेटें पाई जाती है। इन काइटिनी प्लेटों को फेलोमियर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम राइट फेलोमियर्स की यदि हम बात करें तो ये राइट फेलोमियर जो होता है उसमें देख लो भाई अपोजिंग प्लेट्स, हुक्स, सिरेट लोग पाए जाते हैं। राइट फेलोमियर्स 2 क्षैतिज पेडोल्टों का बना होता है। इसमें एक हस्याकार हुक होता है, दांतीदार पाली होती है, दोनों भुजाएं जो एक प्रोंग्स से आपस में जुड़ी होती है, यह राइट फेलोमियर कहलाता है। लेफ्ट फेलोमियर इंपॉर्टेंट संरचना है। बाएं फेलोमियर यह अधिक चौड़ा होता है, इसी पर फैलिक ग्रंथ की डक्ट आकर के खुलती है। और इसको यदि हम बात करें तो लेफ्ट फेलोमियर में एक चौड़ा आधार पाया जाता है। ये चौड़ा आधार 4 स्क्लेराइड्स की जो इसमें उभार निकले हुए होते हैं। सबसे बाहर की ओर इसमें एक सूडो पेनिस पाई जाती है, सबसे बाहर की ओर सूडो पेनिस, और उसके नीचे हथौड़े के आकार का सिर होता है। इसके बाईं ओर लंबी पाली होती है जो टिटिलेटर कहलाता है। इसके सिरे पर एक वक्रित हुक होता है।
सबसे अंदर की ओर एक्यूटोबोलस होता है, जिसके सिरे पर बड़ा वक्रित हुक होता है। इस पाली के बाहर की ओर एस्पार्टेट लोब होता है, और एस्पार्टेट लोब फैली ग्रंथि जो है एक्यूटोबोलस और एस्पार्टेट पालियों के बीच में आकर के खुलती है। एक और वेंट्रल फेलोमियर होता है, ये भूरी रंग की चौड़ी प्लेट होती है, इसमें पालियां नहीं पाई जाती है। इस डायनोफेलोमियर के नीचे पाई जाती है, और इजैक्यूलेटरी डक्ट का छिद्र जो होता है इसके पेशी भाग में आकर खुलता है, जिसे फेलस कहा जाता है। ये 3 प्रकार के गोनेपोफाइसिस जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जो काइटिन की प्लेटों के रूप में बने होते हैं। इसे राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर कहा जाता है। अब आ जाती है बात हमारे मादा जनन अंग की। मादा जनन अंग को देखें तो ये ओवरीज हैं। ओवरी आके ओविडक्ट में खुलेगी, जो कॉमन जेनेटल एप्रिल जेनेटल पाउच है उसमें फीमेल गोनोपोर के द्वारा अंदर की ओर खुल जाती है। ओवरी, ओविडक्ट, वेजिना और फीमेल कंडक्ट। यहाँ पर इसमें पाई जाने वाले ग्लैंड कोलेटरल ग्लैंड्स है। एक स्पर्मेथिका है जो स्पर्म एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मादा जननाओं में ओवरीज, ओविडक्ट, वेजिना, स्पर्मेथिका, कोलेटरल ग्लैंड्स और जेनेटल पाउच पाए जाते हैं। ओवरी उधर के वो दूसरे से छठे खंड के बीच में एक जोड़ी जो है ओवरीज पाई जाती हैं, पीले रंग की होती है, पश्चांत्र के दोनों ओर वसाकायों में धसी रहती है। ओवरीज का पूरा बंडल होता है, इन्हें ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, ओवरियोल्स कहा जाता है। अंडाशय में विकास की अवस्थाओं में अंडे देखे जा सकते हैं। इनका आकार एक सुंडाकार माला की भांति होता है। जो प्रत्येक अंडाशय आगे बढ़ता है वो जर्मेनियम में आकर अंड निर्माण की प्रारंभिक अवस्था की कोशिका और पिछले भाग में विटेलियम में आकर के परिपक्व हो जाते हैं। अंडाशकों के अगले भाग टेपरिंग एंड्स होते हैं, जो परस्पर मिलकर के तंतु समान संरचना का निर्माण करते हैं। इन्हें सस्पेंसरी लिंगामेंट्स कहा जाता है, जो फैट बॉडी में निलंबित रहती है ये संरचनाएं। एक अंडाशय, एक ओवेरियल को यदि हम देखें तो प्रत्येक ओवेरियल में एक टर्मिनल फिलामेंट हो गया, एक जर्मेनियम हो गया और एक विटेलियम हो गया। टर्मिनल फिलामेंट को धागे की समान संरचना होती है। ये अंडाशयों के तंतुओं के परस्पर मिलने से होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट का कार्य करता है और फैट बॉडीज में निलंबित रहता है। जो जर्मेनियम होता है वो अंडाशय का 1/3 भाग बनाता है। इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है और उगोनिया सेल्स होती है। और विटेलियम जो है इसका सबसे पिछला वाला भाग है, जिसमें अंडे परिपक्व की विभिन्न अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। ये टर्मिनल फिलामेंट, ये जर्मेनियम और ये विटेलियम में परिपक्व अंड है। लेकिन इस परिपक्व अंड वाले जो अवस्था है इसमें फॉलिकल जो होता है वो फॉलिकल में मालाकार अंडे के रूप में व्यवस्थित होता है। फॉलिकल कोशिकाओं के जो है अंड कवच या कोरियन का स्त्राव करने का कार्य ये कोशिकाएं करती है। एग चेम्बर जो पोषक अंडाशय होता है, अंतिम फॉलिकल सबसे बड़ी होकर के होती है। उस समय में एक ही परिपूर्ण परिपक्व सबसे पुराना अंडा होता है, पलग। अंड प्रकोष्ठ के पीछे की ओर अंतिम फॉलिकल के बाद पोषक अंडाशय या फॉलिकल कोशिकाओं का पश्च सिरा जो होता है पुंज के समान पलग से ये बंद हो जाता है। अंडे त्यागने के समय प्लग की कोशिकाएं घुल जाती है और एक मार्ग बनाती है जो व्रण से होता हुआ पार्श्वीय अंडवाहिनी में आकर के खुलता है। यह प्लग कहलाता है। प्लग के बाद में पेडिसल आता है। प्लग जो होता है अंडाशय एक छोटा सकरा स्तंभ या व्रंत के समान पार्श्वीय अंडवाहिनी में खुलता है। इस प्रकार अंडाशय जिसमें केवल अंडे होते हैं, पोषण करने वाली कोशिकाएं नहीं होती, वो पेनिओस्टिक प्रकार का अंडाशय कहलाता है, जिसमें पोषक या नर्स कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। पेनिओस्टिक टाइप का अंडाशय है। विकसित होते हुए अंडों के फॉलिकल डायरेक्ट उपलक स्त्राव से संबंधित होते हैं। अंडवाहिनियां अंडाशय के पश्चात अंडाशय पीछे की ओर जुड़ करके एक छोटी और चौड़ी पार्श्वीय अंडवाहिनी बनाती है। दोनों अंडवाहिनियां 7वें खंड में परस्पर मिली होती है, कॉमन ओविडक्ट बनाती है। कॉमन ओविडक्ट जो होती है ये कॉमन ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट। और दोनों कॉमन ओविडक्ट आपस में मिलकर के वेजिना का निर्माण कराती है। कॉमन ओविडक्ट या वेजिना इसको कहते हैं। वेजिला फीमेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा जो कॉमन जेनेटल एट्रियम है उसमें आकर के घुल जाता है। इसी में जो स्पर्मेथिका का एक डक्ट के माध्यम से आकर के खुलता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास
यहाँ हम बात कर रहे थे अंडवानी, कॉमन अंडवानी, जो आगे चल करके वेजिना बनाती है। वेजिना जी के नाम की संरचना जो होती है अंतर्वेलन की बात होती है, एक उदग्र द्वार या वल्वा के रूप में 8वें वेंट्रल स्क्लेराइड पर, जिसे स्टर्नल कहते हैं, उस पर अगर जनन कोष में खुल जाती है। स्पर्मेथिका जो होती है वो रिसेप्टेकुलर सेमिनिस कहलाती है। ये बाईं कोष के समान संरचना होती है। दाहिनी संरचना इसमें फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस सिकम होती है। ये जननिक क्षेत्र के ऊपर जननी कोष की ऊपरी भित्ति में 9वें अद्रक पर आकर के स्पर्मेथिकल पेपिला के शिखर पर खुल जाती है। फर्टाइल होती है, शुक्राणु को एकत्रित करने का कार्य करती है। अब इसके बाद में आ जाती है कोलेटरल ग्लैंड्स। अति शाखित सहयोगी संपार्श्वीय ग्रंथियां अंडाशयों के पीछे और ऊपर की ओर पाई जाती है। बाह्य ग्रंथि पारांग होती है, अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। दाहिनी ग्रंथि पारदर्शी कम विकसित होती है। यह दोनों ग्रंथियां अलग अलग निकट क्षेत्रों द्वारा जननी कोष में शुक्रग्राही क्षेत्र के पास कुछ पीछे की ओर या कुछ ऊपर की ओर खुलती है। इन ग्रंथियों के स्राव से अंड के समूह के चारों ओर कठोर अंडखोल या एक केस या अंड कवच ऊथिका का निर्माण करता है। ऊथिका का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को कोलेटरल ग्लैंड या संपार्श्वीय ग्रंथियां कहलाते हैं। संपार्श्वीय ग्रंथियां एक जोड़ी पाई जाती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड अधिक विकसित होती है, पारांग होती है। राइट वाली कम विकसित और सफेद होती है और यह अंडे के ऊपर ऊथिका का निर्माण करने का कार्य करती है। अब आ जाते हैं हम जेनेटल पाउच। ये वाला संरचना पूरी की पूरी जेनेटल पाउच पाई जाती है। इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होते हैं वो गोनेपोफाइसिस के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें गाइनोवल्व्यूलर प्लेट्स कहा जाता है। 7वें खंड का अद्रक जो होता है बड़ा होता है, नौकाकार होता है, पीछे की ओर चिरकर 2 एपिकल लोब्स का निर्माण करता है। इन दोनों एपिकल लोब्स को गाइनोवल्व्यूलर प्लेट्स कहता है। इन प्लेटों में जननी कोष की पार्श्वीय, अधरी और पश्च सीमाओं का निर्धारण होता है। अगली और पृष्ठीय सीमा क्रम से 8वें और 9वें अद्रकों द्वारा बनती है। इसका जननी कोष जो होता है वो 2 चैम्बर्स में विभक्त हो जाता है। आगे की ओर का भाग जेनेटल चैम्बर कहलाता है। यह अंडवानी, स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्लैंड्स इसमें आकर के खुलती है जेनेटल एट्रियम में, और पिछला भाग वेस्टिब्युलरम कहलाता है, जिस पर एग सेल्स का अंड कवचों का निर्माण होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में स्क्लेराइड्स होते हैं मादा जननिक क्षेत्र के चारों ओर। इन्हें वेल्वुलर प्लेट्स कहा जाता है। मादा जननिक क्षेत्र के और गुदा के बीच की जो प्लेट होती है इसमें 3 जोड़ी काइटिनिक गाइनोपोफाइसिस पाए जाते हैं। इसमें एक होता है बेसी वेल्वुलेट, ये 8वें अद्रक के पार्श्व में स्थित होता है। 2 अन्य वेल्विफर्स होते हैं। सेकंड बेसी वेल्वुलेट्स 9वें अद्रक से निकलती है। 8वां अद्रक तो फर्स्ट बेसी वेल्वुलेट, 9वां अद्रक से सेकंड बेसी वेल्वुलेट्स। 8वें 9वें अद्रक के पार्श्व से वेल्विफर्स निकले हुए होते हैं। ये तीनों जोड़ी अननिषेक ओवोपोजिटर का निर्माण करते हैं। कॉपुलेशन के समय एग सेल के निर्माण में ये सहायक होते हैं। 8वें अद्रक के मध्य में एक सेमिनल पेपिला आकर खुलता है, जिसमें शुक्रग्रह आकर के खुलता है। कॉपुलेशन की क्रिया लैंगिक रूप से परिपक्व मेल और फीमेल कॉकरोच मार्च और सितंबर में रात्रि के समय में कॉपुलेशन की क्रिया में जाते हैं। मैथुन क्रिया में नर कीट अपने शुक्राणु के पैकेट को स्पर्मेटोफोर्स को सीधा फीमेल जननी कोष में स्थानांतरित कर देता है। रॉथ और विलिस ने 1952 में बताया कि परिपक्व जो तिलचट्टा होता है वो कॉपुलेशन के समय नर को आकर्षित करके एक विशेष वाष्पशील गंधयुक्त लिंग आकर्षक फिरोमोन्स छोड़ती है। नर एंटेनी पर स्थित रसायन ग्रहियों के द्वारा इस आकर्षक पदार्थ का पता लगाता है। आकर्षक की अनुक्रिया में नर तिलचट्टा लैंगिक रूप से उत्तेजित होकर के उसके अग्र पंख टैगमिना को 45 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर उठा लेता है। पश्च पंखों की तीव्रता से फड़फड़ाने लगता है और संगम के लिए पहले से नर कीट मादा के नीचे आकर के ओविपोजिटर के सम्मुख एक छोटे कंटक को पकड़ते हुए अपना हुकदार बायोफेलोमेट्स उसके जननी कोष में प्रवेश करा जाता है। फिर मादा के नीचे से निकल जाता है और दोनों कीटों के पिछले सिरे जुड़ जाते हैं और मैथुन के लिए प्रक्रिया 1 घंटे से अधिक समय तक चलती है। 1 घंटे के पश्चात यह क्रिया पूर्ण हो जाती है
तब नर और मादा दोनों वापस अलग अलग हो जाते हैं। अब स्पर्मेटोफोर का निर्माण। नर कीट के वृषण उत्पन्न जितने भी शुक्राणु संचयन हेतु सेमिकल वेसिकल में चले जाते हैं। मैथुन के समय इजिकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं। यहाँ तुरंत यूट्रिकुलस ब्रेवियोरस जो होती है वो एक पोषक पदार्थ शुक्राणु के साथ मिला देती है। इसी प्रकार यूट्रिकुलस मेजोरस से निकला हुआ द्रव जो होता है मिश्रण, वो इन ओवम के चारों ओर एक स्तर का निर्माण कर देता है जो कठोर होकर के स्पर्मेटोस्पोर का अंदर वाला स्तर बना देता है। जैसे जैसे ये स्तर आगे की ओर बढ़ता है, शुक्राणु दर पीछे की ओर खिसकता है। एजिकुलेटरी डक्ट इसकी भित्ति के चारों ओर मध्य स्तर बना देती है। कॉपुलेशन की क्रिया में 2 परतों वाला स्पर्मोफोर के ऊपर जो जेनेटल एट्रियम है उसकर स्पर्मेथिकल पेपिली पर निक्षेपित कर दिया जाता है और स्पर्मेथिकल पेपिल पर फैली ग्रंथि जो होते हैं इसका सबसे बाहर वाला जो आवरण है उसका निर्माण कर देता है, जो सूखकर कठोर स्पर्मेटोफोर का तीसरा जो परत बन जाती है। पूर्ण रूप से निर्मित जो स्पर्मेटोफोर होता है वो 3 परतों वाला होता है, कठोर नागाकार पेयर शेप्ड होता है, 1.5 मिलीमीटर लंबा होता है। केंद्रीय प्रकोष्ठ में शुक्राणु भरे होते हैं। इस संपोषण में एक सामान्य क्षेत्र पाया जाता है जो शुक्राणुग्रही के निकट संपर्क में आ जाता है। इसके अंदर से 24 घंटे के अंदर शुक्राणुग्रही में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से आवश्यकता पड़ने पर ये संग्रहित रहते हैं और खाली स्पर्मेटोफोर गिर जाता है। निषेचन। परिपक्व अंडा लंबा और अंडाकार होता है। अंडाशय से एक एक करके कुल 16 अंडे निकलते हैं। एक साथ योनि में होकर ये जननी कोष के वेस्टिब्यूल में आ जाते हैं। जैसे जैसे अंडे वेस्टिब्यूल में आते जाते हैं वैसे वैसे शुक्राणुग्रही से आए हुए शुक्राणुओं के द्वारा इनका निषेचन होता है। अंड कवच में होने वाली इस अति छोटे सूक्ष्म छिद्र द्वारा एक शुक्राणु अंड कवच में प्रवेश करके निषेचन करता है माइक्रोपाइल के माध्यम से। निषेचित अंडे जो होते हैं कोलेट्रल ग्रंथियों के स्राव से गिर जाते हैं जो सूखकर अंडकोश या अंड कवच का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अंड कवच के अंदर 16 अंडे ओपोजिटर कपाटों की सहायता से सिगरेट केस में लगी हुई सिगरेटों की भांति 8-8 की दोहरी पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। अंड कवच में पूर्ण रूप से निर्माण हो जाने के पश्चात 2 दिन का समय लग जाता है। इसी तरह में अंड कवच उधर से पीछे की ओर निकलने लगता है और यह मादा तिलचट्टे द्वारा लगता है। 15 अंड कवच दिए जाते हैं। 8 अंड कवच में 8 मिलीमीटर लंबा होता है, आयताकार होता है, थैले की भांति होता है। ऊपरी तट पर दांतेदार कील की झालर होती है और अंदर की ओर 16 अंडों की 8-8 अंडों की 2 पंक्तियां पाई जाती है। अंड कवच की विशेष आकृति होती है। जननी कोष की भित्तियों से आंतरिक विन्यास द्वारा अंड निक्षेपी कपाटों के द्वारा यह बनता है। अंड कवच को स्थापित करना। मादा कॉकरोच उदर के छोर से बाहर निकला जितना भी अंड कवच है उसको कई दिनों तक धारण किए रहती है। अंत में उसे सुरक्षित अंधेरे वाले गर्म स्थान पर छोड़ देती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तिलचट्टे के निषेचित अंडे कुछ वक्रित अवतल एक तल पर दूसरे तल पर उत्तल होते हैं। अंडे से द्विगुणित केंद्रक भ्रूणिक परिवर्तन के लिए पर्याप्त भोजन होता है। सुपरफिशियल इनमें क्लीवेज होता है। सुपरफिशियल क्लीवेज के पश्चात ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बन जाता है। गैस्ट्रुला से पूर्ण विभेदित भ्रूण बन जाता है। एमनियोटिक कैविटी में ब्लास्टोडर्म से पृथक हो जाता है। इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन जाता है और बाद में यह निम्फ या अर्भक में परिवर्तित होता है जो सभी अंगों सहित होता है। अंडजोत्पत्ति। अंडजों से उत्पत्ति होती है। एग सेल प्रश्नोतल फट जाता है। एग मेम्ब्रेन्स को अंड कवच के अंदर ही तोड़कर एक निम्फ बाहर निकलता है। तुरंत निकला हुआ अर्भक कोमल और पारदर्शी और रंगीन होते हैं। काले काले नेत्र होते हैं। वैश्य जंतु से लगभग सभी लक्षण पाए जाते हैं, केवल रंग परिणाम में भिन्नता होता है। लैंगिक रूप से परिपक्व होता है। पंखों का अभाव होता है। कायांतरण। अंडजोत्पत्ति या हैचिंग हो जाने के पश्चात अर्भक में पहली बार निम्नमोचन होता है जिसे हम इग्डाइसिस कहते हैं। उसके पश्चात एक के बाद एक करके 10 से 12 निर्मोचन होते हैं। जो जो अर्भकी परिवर्तन आगे बढ़ता जाता है, पंखों की गद्दियाँ उभर जाती है, परिणाम बढ़ता जाता है, रंग गहरा होता जाता है, अंत में पूर्ण विकसित जो है पंख और जननेंद्रियों के साथ व्यस्क का पूरा रूप बन जाता है। इस प्रकार तिलचट्टे का परिवर्तन सामान्य और प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इसमें अपूर्ण या धीमा कायांतरण होता है जिसे पैरामेटाबोली कहते हैं।
अब आता है अन्य तिलचट्टे। ब्लांटा ओरिएंटलिस प्राच्य तिलचट्टा या काला भ्रंग कहा जाता है, मूल रूप से उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। आजकल विश्वव्यापी हो गया है, समुद्र अंदर और ठंडे स्थानों में रहना पसंद करता है। 20 से 29 डिग्री टेम्परेचर के बीच रहना पसंद करता है। शरीर 20 से 24 मिलीमीटर लंबा, रंग भूरा काला प्रोनोटम रंग का यूनिफॉर्म होता है। नकली अग्रपक्ष उदर के अंतिम छोर तक रहता है। मादा के अधर पंख छोटे और पश्च पंखों का अभाव होता है। नर और मादा दोनों उड़ने में सामर्थ्य नहीं होती है। दूसरा कॉकरोच कहलाता है ब्लाटा जर्मेनिका। इसे सामान्य जर्मन तिलचट्टा, स्टीम मक्खी भी कहा जाता है, स्टीम फ्लाई, अफ्रीका वासी है। भारत सहित सभी देशों में अति सामान्य हो गया है। गर्म और आधा वातावरण में रहना पसंद करता है। ये कारण है कि घरों के अंदर रसोई जलपान गृहों भोजनों में अधिक पाया जाता है। परिणाम में 10 से 15 मिलीमीटर लंबा पीला गेरुई बब के आकार का अग्रवृष या प्रस्तक दोनों उधरे काले बैंड होते हैं। नर का शरीर पतला दुबला, पंख के उधर के पास में से सिरे तक नहीं होते हैं। मादा शरीर दृढ़ हट्टा कट्टा होता है, पंख उधर के पास सिरे तक होता है। अंड कवच को अंडजोत्पत्ति तक लगभग 10 से 15 दिन तक का अपने साथ रखती है। यह तिलचट्टा उड़ नहीं सकता, पंखों की सहायता से विसर्पण करता है और तेजी से दौड़ता है। तीसरा पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियन तिलचट्टा मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। आजकल दूसरे स्थानों पर भी विश्वव्यापी हो गया है। भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। गर्म वातावरण में रहना पसंद करता है। भवनों का एक सामान्य नाशक कीट इसको कहा जाता है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के विपरीत नालियों में नहीं देखा गया है। इस तिलचट्टे का परिणाम बड़ा होता है, 30 से 35 मिलीमीटर लंबा होता है, रुख तक भूरा होता है। अग्रवृष पृष्ठक पर दो स्पष्ट और एक दूसरे से अलग करते हुए काले धब्बे पाए जाते हैं। नर मादा दोनों में पंख उदर के कुछ पीछे तक निकले होते हैं। तिलचट्टे की पहचान का मुख्य लक्षण अग्र पंखों में आधारित तट। इस प्रकार तिलचट्टे का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू।